पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह सवेरे पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफजई और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। आज की सुबह हो गई है, सुबह हो गई। मामू जाग गई हैं आप? कुछ जुमले नाज़रीन ऐसे होते हैं जो जहनों में रह जाते हैं, तो बिल्कुल मैं जाग गई हूँ। हाँ, बताएं। एक जुमला देता हूँ आज के लिए। जुमला, जाग गई हैं आप? जाग गई हूँ मैं। जाग गई हैं। जागने का तरीका कार सुबह में क्या होना चाहिए ये बता देता हूँ। अगर आप कामयाब इंसान हैं तो आप सूरज को जगाएंगे, अगर आप कामयाब इंसान नहीं है तो फिर सूरज आपको जगाएगा। अगर आपने कामयाब बनना है, बस इस जुमले को अपनी ज़िंदगी से लगा लीजिए, करीब कर लीजिए, अपने दिल से करीब कर लीजिए कि कामयाब होना है तो कोशिश कीजिए कि सूरज को आप जगाएं, सूरज से पहले आप उठें, फिर देखें कामयाबी आपके कदम चूमेगी। बिल्कुल जी। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको 60 सेकंड्स न्यूज़। निगरान वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत PIA के हवाले से इजलास। आम इंतख़ाबात के दौरान ज़ाब्ते अखलाक पर सख्ती से अमल दरामद किया जाएगा, इलेक्शन कमीशन। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ लंदन से सऊदी अरब पहुँच गए, जद्दा में इस्तकबाल। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ आज भारत जाएंगे। वर्ल्ड कप भारत में मौजूद पाकिस्तानी टीम का हैदराबाद दक्कन से अहमदाबाद पहुंचने पर होटल में शानदार इस्तकबाल। वर्ल्ड कप भारत ने अफगानिस्तान को 8 विकेटों से हरा दिया। गजा पर इसराइली बमबारी में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 1100 से तजावुज़ कर गई। दुनिया भर में फ़लस्तीनियों के हक में मुज़ाहिरे जारी। ईरानी सदर का सऊदी वली अहद से पहला टेलीफोनिक रब्ता, मसला फ़लस्तीन पर तबादला ख्याल। सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। एक मरतबा फिर प्रोग्राम में खुशामदीद। कुछ बात करेंगे मौसीकी की, और मौसीकी को कहा जाता है कि भाई ये रूह की ग़िज़ा है, और ज़ाहिर है अच्छी मौसीकी कानों को भी अच्छी लगती है, आपको काम डाउन भी करती है। आजकल जो हमारे हालात चल रहे हैं उसमें अच्छी मौसीकी का होना बड़ा ही ज़रूरी है। और आज हमारे साथ मौजूद है जी पाकिस्तान के बड़े ज़बरदस्त सिंगर है। सोशल मीडिया पर तो आजकल ये छाए हुए हैं, क्या धूम मचाई हुई है इन्होंने, ज़बरदस्त। जनाब इजाज़ हैदर साहब। और इजाज़ हैदर साहब के बारे में मतलब एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि बहुत सारे लोग जो इस बात से वाकिफ़ नहीं होंगे, वो ये कि इजाज़ हैदर साहब पाकिस्तान के लेजेंडरी सिंगर जनाब सज्जाद अली साहब के भाई हैं। तो ये वो इट रन्स इन द फैमिली वाला मामला है। अस्सलाम वालेकुम इजाज़ भाई। वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। ये मामला क्या है भाई? ये सारे ही माशाल्लाह आप लोग भाई इस कदर टैलेंटेड, इतने टैलेंटेड, ये जरा हमें फॉर्मूला तो बताएं कोई, ये क्या चक्कर है? जनाब इसमें कोई फार्मूले की तो कोई बात नहीं है, यहाँ बस अल्लाह ताला की देन है, वो जिसको भी नवाज दे। बस यही कह सकता हूँ जनाब इस बारे में। लेकिन सारे सुरों पर आप लोग ही काबिज हैं। दूसरों के लिए भी कुछ छोड़ दें, मतलब वो ज़ौ अली हैं तो वो सजाद अली साहब हैं तो आप हैं, तो मतलब कुछ किसी और के लिए रह ही नहीं गया। माशाल्लाह ये माहौल घर पे बचपन से ही था म्यूजिकल? जी ये घर पे तो जैसे इतना कोई ख़ास हम लोगों की कोई वो नहीं थी कि जी घर पे म्यूज़िकल ट्रेनिंग हो रही है, यूँ हो रहा है वो रहा है, ऐसा बिल्कुल कोई सीन नहीं था। जिस तरह के होते क्लासिकल बैकग्राउंड जिन लोगों का होता है, उनके घरानों में जिस तरीके से सिखाया जाता है, ये बाकायदा इसकी सुबह उठ के ट्रेनिंग होती है, स्कूल के बजाय वहाँ पे जो है वो सुबह रियाज होता है। हमारा इस तरह का बिल्कुल कोई सेटअप नहीं था हम लोगों को, लेकिन ये अल्लाह ताला की तरफ से देन है। और बस मैं ये कह सकता हूँ, बाकी हमने इसमें मेहनत की है, इसमें प्रैक्टिस की है और इसको थोड़ा पॉलिश करने की कोशिश की है। बाकी सब अल्लाह ताला ने इसको हमें जो भी है सब उसकी देन है। बस आपकी किस उम्र से इस पे मेहनत लगी हुई है, मतलब कौन सी एज से आपने स्टार्ट किया? ये जी मुझे खुद याद नहीं है किस एज से स्टार्ट किया मैंने। मुझे बताते हैं घर वाले, मेरे रिश्तेदार मुझे बताते हैं कि जब तुम्हें याद है तुम वहाँ पर तुमने गाना गाया था, ये तो मुझे याद भी नहीं, मुझे होश भी नहीं है। तो मुझे यानी कि ऐसा लगता है कि शायद बोलने से पहले मैं गाना गा रहा था। तो ये इट वॉज टोटली गॉड गिफ्ट और बॉर्न टैलेंट था ये मेरे अंदर। जबरदस्त। मतलब आप रोते भी थे तो सुर में ही रोते थे ना बचपन में?
हाँ, शायद कह सकते हैं आप ये। चले, गुड, जबरदस्त। और ज़ाहिर है उसका मुजाहरा फिर सारी दुनिया अब देख रही है। अच्छा चले, यूँ करते हैं कि बचपन में जो आपको याद है, आपकी याददाश्त आपको कहाँ तक लेकर जाती है? वो जो पहला गाना आपने गाया था बचपन में कभी भी कहीं भी, कौन सा था वो? और वो गाना ज़रा आप हमारे सामने अगर हमारे नाजरीन के लिए पेश कर सकें। जी बिल्कुल, मुझे अच्छी तरह याद है, मेरे स्कूल का एक स्कूल की तरफ से एरो क्लब में, गुलशन इकबाल एरो क्लब में वो हुआ था, एक कॉन्सर्ट हुआ था जिसमें सारे पूरे कराची इंटर स्कूल जो था कंपटीशन था, जिसमें मुझे सेलेक्ट किया गया था मेरे स्कूल की तरफ से। तो उसमें मैंने अपने स्कूल की तरफ से गाया था गाना, और वो था दिल 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 पाकिस्तान। वो मेरी पहली परफॉर्मेंस थी स्टेज पे। अच्छा जी ठीक है, वो मुझे आज तक याद है, मुझे बहुत ये से तो बहुत हमारी ज़्यादा पॉप, मुझे वो उसमें कहते हैं ना कि ये तो वो मिला गाना है, मुझे। नेशनल एंथम दूसरा। हाँ ये तो हमारा सेकंड जी नेशनल जनाब, एंथम है, बिल्कुल, बिल्कुल सही वो तो है। मुझे ये तो याद हम है। सबको गाना जो है वो जी इस पर है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर उसके बाद कौन सी ऐसी चीज जनाब, पेश जनाब, की आपने कि जिस पर आपकी खूब पजीराई हुई हो, और हम चाहेंगे उसका कोई नमूना हमारे सामने भी तो पेश कर सके ना आप? इस तरीके से तो बहुत सारे गाने हैं, लेकिन आप किसी गाने की आप फरमाइश कर दें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, तो वो मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हूँगा कहते हुए, वरना तो बहुत गाने या चले हैं। ऐसे करें कि कौन सा ऐसा गाना है जो आप अक्सर गुनगुनाया करते थे? ये कर लें, लड़कपन के दौर में जब कॉलेज वॉलेज का जमाना था, उस वक्त कौन सा गाना आप ज्यादा गुनगुनाया करते थे, आपको लगता था आपके दिल के ज्यादा करीब है ये? जी मुझे एक मेहदी हसन खान साहब का गाना बहुत मुझे बचपन से बहुत पसंद है, और वो मैं गुनगुनाया करता था। और अक्सर मेरे घर में भी जब कोई गेट टुगेदर होता था तो उसमें मुझे घर वाले भी कहते थे हाँ भाई गाना सुनाओ, तो मैं वही गाना सुनाता था, और मुझे बहुत पसंद है। आप चाहें तो मैं आपको उसकी दो लाइन सुनाता हूँ। तो बस फिर हो जाए। जरूर जरूर। ओके जी बिल्कुल ज़रूर। गुलों में रंग भरे बादे नो बहार चले, गुलों में रंग भरे बादे नो बहार चले, चले भी गुलशन का कारोबार चले, गुलों में रंग भरे बादे नो बहार चले। वाह 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 वाह, क्या बात है। अच्छा वो आपकी जो शॉर्ट वीडियोस यूट्यूब पर चल रही होती है वो मैं देख रहा था अभी, जबरदस्त। आपने बड़े काफ़ी सारे जो है वो गाने भारत के भी गाए हुए हैं, और बड़ा ज़बरदस्त आप उसके अंदर गा रहे हैं, पाकिस्तानी गाने भी आपने गाए हुए हैं। उसमें एक ऐसा गाना जो पाकिस्तान के एक और बड़े ज़बरदस्त सिंगर ने गाया था, मितवा, वो कवर आपने किया था, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा था पर्सनली। मतलब मैं अगर फरमाइश कर दूँ उसकी। जी जी बिल्कुल ज़रूर ज़रूर, बिल्कुल ज़रूर। ये तो आप लोगों को सबको पता ही होगा कि ये जो भी मैं कवर्स करता हूँ ये सब लाइव होते हैं, इनमें कोई एडिटिंग नहीं होती है, वन टेक होते हैं जी। तो इसका मुजाहरा आपको यहाँ पे भी हाँ। दे देते हैं, क्योंकि आजकल तो आपको पता है ऑटो दौर है और सब जो है सारा ये चीज़ें यूज़ हो रही हैं, तो इसमें ये चीज़ करना जो है थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो अच्छी बात है, आप लोगों के सामने भी ये मुझे लाइव गाने का मौका मिल रहा है, तो लोगों को भी पता चलेगा जी मैं लाइव गाता हूँ। ओ मेरे मन ये बता दे तू किस ओर चला है तू, क्या पाया नहीं तूने, क्या ढूंढ रहा है तू, जो है अनकही जो है अनसुनी वो बात
बात क्या है बता मितवा, कहे धड़कने तुझसे क्या मितवा, तू खुद से तो ना तू छुपा। थैंक यू क्या बात है, क्या बात है एजाज साहब, जबरदस्त। और इस गाने का क्रक्स जो है वो दूसरी बार जो मितवा वो कहते हैं गाते हैं जिस अंदाज में उसमें है, और आपने भी क्या कमाल किया, कमाल ही कर दिया। अच्छा अब थोड़ा ये बताएं मुझे कि देखिए अब एक तो मतलब ज़ाहिर सज्जाद अली पाकिस्तान के लेजेंड है वो, हाँ। आप में और सज्जाद अली साहब में कभी बचपन में थोड़ा क्या मुकाबला हुआ कि आओ भाई मैं बताता हूँ कैसे गाते हैं, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। वैसे वो आपकी तारीफ बड़ी करते हैं, लेकिन बचपन में क्या हुआ? नहीं जनाब, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं तो किसी भी मुकाबले तो खैर क्या, मैं उनके साथ मुझे अपने साथ वो खड़ा कर लेते हैं तो वो उनकी बहुत बड़ी उनकी बड़ाई है। मैं किसी भी लिहाज से उनका कंपेटिटर नहीं हूँ, मैं तो ये समझता हूँ। और बाकी हमेशा सीखा सजाद भाई से, और हमेशा उन्होंने मुझे गाइड किया। और दोस्ती में, खेल में, मजाक में भी तो कुछ हुआ होगा ना? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ, क्योंकि होने ही नहीं दिया। ना कभी मैंने एक्सपेक्ट किया, ना घर वालों ने कभी इस चीज़ को इनकरेज किया, क्योंकि इस चीज़ का वो सबको पता ही था, जाहिर सी बात है। तो इसका तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता इस चीज़ का। अच्छा, सोशल मीडिया पर जाहिर है आपकी वायरल चल रही है वीडियोज़, ये ज़बरदस्त। सोशल मीडिया ने आपको कितना फ़ायदा दिया, या यूँ कहिए कि वो क्या जिंदगी आपको सोशल मीडिया ने दे दी मौसीकी के लिहाज से? देखिए, मैं थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड आपको बताता हूँ। मेरे कुछ गाने आए थे 90s में, अर्ली 90s में, और बहुत मशहूर भी हुए थे। जैसे तेरी चूड़ियों की आवाज़ तो मेरा जर्मन जाना छूट गया, रांझा मेरे जैसा, और भी सजाद भाई की फिल्म के कुछ गाने थे वो मैंने गाए थे। तो माशाल्लाह से अच्छा मेरा अपना स्टार्ट लिया था। उसके बाद मुझे जो है अमेरिका जाना पड़ा इंजीनियरिंग के लिए। वहाँ पे मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की, वहाँ पे फिर मैं जॉब करनी शुरू कर दी। तो मेरा असल में काफ़ी टाइम जो है ना, उसके बाद मेरा सिंगिंग कैरियर मेरा जो है वो थोड़ा साइड में हो गया। मैं जो हूँ एक जॉब करने वाला इंसान बन गया, गैप हो गया। और मैंने कहा इस चीज़ में थोड़ा सा आगे जाते हैं। थोड़ा गैप आ गया, काफ़ी गैप आ गया बीच में, क्योंकि मेरी उम्र के 10 साल जो हैं वो वहाँ पर अमेरिका में गुजर गए। एजाज साहब, ये तो आप जॉब करने वाले बंदे क्यों बन गए जब आपको अल्लाह ने ऐसा गला दिया हुआ है? तो आप, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि आप जॉब करने वाले बने ही क्यों? बस क्या कह सकते हैं, हमारे मुल्क के हालात कुछ ऐसे थे जिसमें ज़्यादा जो है म्यूज़िक इंडस्ट्री जो थी वो फ्लरिश नहीं कर रही थी उस वक्त, और आर्टिस्ट जो थे वो ज़्यादा जो है वो इस चीज़ से कोई ज़्यादा उनको फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो मैंने देखा कि यार ये तो इस चीज़ में कोई इतना कुछ चार्म नहीं है। ज़िंदगी में कुछ करना है तो भाई कुछ काम वाम करो। ये तो यहाँ पे लोग इस चीज़ को काम भी नहीं समझते। वो कहते हैं भाई इनको बताओ ना क्या करते हैं। जी मैं गाना गाता हूँ। अच्छा जी वो तो गाना तो गाते हैं, आप बताएं काम क्या करते हैं। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट था। तो इस चीज़ को थोड़ा सा मैंने फिर कहा कि नहीं यार अपनी लाइफ को सीरियस लो भाई, ये तो हंसी मजाक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा इस तरह करते हैं, अपना काम करते हैं थोड़ा। तो इसलिए मेरा थोड़ा सा इस चीज़ से, अब सजाद भाई का तो एक और ही सिनेरियो, उनका तो डिफरेंट सिनेरियो बिल्कुल। वो बचपन से माशाल्लाह से उन्होंने तो धूम इंडिया में भी मचाई हुई थी, पाकिस्तान में भी, पूरी दुनिया में माशाल्लाह से। ही वॉज लाइक वर्ल्ड फेमस सिंस ही वॉज ए चाइल्ड। तो हर बंदे का ऐसा जो है वो नहीं होता। और स्पेशली फिर अब आप इतने बड़े आर्टिस्ट के जो भाई हैं या आप सिबलिंग्स होते हैं, तो आप लोगों को जो है ना अपना नाम बनाना जो है वो और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लोग आपसे और ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं कि यार ये अगर कोई इसका भाई है तो यार ये कैसा गाता है या ये कैसा है। अगर आप कोई नॉर्मल आप उठ के आ जाए कहीं और से इस तरह से नॉर्मली वैसे ही किसी नॉर्मल घराने से, तो आप थोड़ा हल्का सा भी गा रहे होंगे ना तो लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन हमारे ऊपर फिर जिम्मेदारी आ जाती है कि भाई आप ये इसका भाई हैं, आप इस बंदे के भाई हैं। तो फिर जो है थोड़े मसले मसाइल पैदा होते हैं, लोग एक्सपेक्ट ज़्यादा करना शुरू कर देते हैं आपसे। तो इस वजह ये भी जो है वो जो पॉपुलैरिटी का खुमार है, अभी तक दिमाग पे चढ़ा या नहीं चढ़ा? ये बताएं। नहीं देखें, पॉपुलैरिटी जो थी वो मैंने आपको बताया, जैसे कि मैंने जब गाने बनाए थे तो मैं माशाल्लाह में काफ़ी मशहूर हो गया था उसी टाइम पे। तो वो तो नशा था, मुझे मिल गया था।
उस चीज़ का। लेकिन अब मेरे जो भाई हैं सजाद भाई, मैं बार बार भी बात कर रहा हूँ, वो इतने मशहूर आदमी है कि हमें उन्हीं की पॉपुलैरिटी का, उनके लिए हमने काम किया, सारे गाने उनके मैंने सीक्वेंस किए, तो वो लगता था हमें जैसे कि मेरा ही काम है, वो मेरा ही काम था जैसे। तो वो इतना मशहूर हुआ, इतना सब कुछ हुआ, तो उसकी जो पजीराई हुई वो समझे हमें लगता था कि हमें मिली है। तो इस चीज़ का जो था बहुत मज़ा आया। तो बाकी थोड़ा सा होता था कि नहीं यार मैं भी आर्टिस्ट हूँ, मुझे भी और इस लेवल पे जाना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ जी। मुझे फिर मैं वही बताऊं कि वहाँ पर सबसे पहले तो अमेरिका लोग जाते हैं, मैं कहूँगा दूर के ढोल सुहाने। जब बंदा जाता है वहाँ पे तो फिर जाके उसको फिर अपने मुल्क की याद आती है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको जो है वो इंसान याद करता है। सबसे पहले अपने घर वाले, और फिर अपना माहौल, अपने यहाँ के खाने पीने, और सारा सेटअप जो है वो छोटी छोटी चीज़ें याद आती हैं। वो पठान के वो जो चने होते हैं नमक वाले, जिसमें वो सब, यानी ये मैं छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ, लेकिन आप बहुत मिस करते हैं इस तरह की चीज़ों को बाहर। और सबसे बड़ी बात कि आपके मुल्क में जो आपको आज़ादी है वो आपको दुनिया में आपको कहीं भी नहीं मिल सकती। आप सीना चौड़ा करके यहाँ पे घूम सकते हैं, आपके जेब में शनाख्ती कार्ड नहीं भी है तो आपको पता होता है कि हाँ यार भाई कोई मसला नहीं है, मैं इधर ही पैदा हुआ हूँ, मैं इस मुल्क में हूँ। तो यानी कि आप बहुत फ्रीली घूमते हैं, आपको एक बहुत आज़ादी का एहसास जो होता है वो आपको वो बाहर जाके जो है वो महसूस होता है। ताकि फिर उसके बाद मुझे ये चीज़ें काफ़ी महसूस हुई। मुझे और हमेशा से मैं 3-4 दफ़ा अमेरिका गया हूँ, चारों दफ़ा सेटल हो चुका था, लेकिन फिर वही कि पाकिस्तान की याद, घर वालों की याद, अम्मी डैडी की याद, बहन भाइयों की याद, ये चीज़ों ने मुझे जो है हमेशा वापस आया। तो अभी लास्ट टाइम भी मैं 6 ईयर्स रहा अभी यूएसए में। तो आई वॉज डूइंग अ जॉब इन एयरवाई डिजिटल, उनका प्रोडक्शन मैनेजर था मैं। तो उनके हवाले से मैंने काफ़ी वहाँ पे काम किया। लेकिन फिर वही है कि अब ज़रा जब एज भी हो रही थी तो मैंने सोचा कि यार अब थोड़ा टाइम आया कि यार अब थोड़ा दुनिया को दिखाएं कि हम भी थोड़ा बहुत गा लेते हैं। तो दोबारा से इस चीज़ को जो है वो कैरी ऑन करने की कोशिश थोड़ा बहुत नहीं, कमाल गा लेते हैं आप, बिल्कुल काफ़ी गा लेते हैं आप। जैसे वो आपने अभी शुरू में जो बात की कि आप लाइव सिंगिंग कर रहे होते हैं, और आजकल तो वैसे ही ऑटो ट्यूनर्स का ज़माना है, ज़माना नहीं है बिल्कुल। तो लाइव सिंगिंग कहाँ करते हैं? अभी वो आपका ब्रेथलेस बड़ा चल रहा है, जो आपने वो शंकर महादेवन वाला गाना जो है वो आपने दोबारा से गाया और सबको आपने बस हैरान ही कर दिया। तो वो ब्रेथलेस जो है वो आपने भी ब्रेथलेस ही गाया था? जी नहीं जी, देखिए मैं झूठ नहीं बोलूँगा, क्योंकि इसमें झूठ बोल नहीं सकता हूँ मैं। टेक्निकली इट्स नॉट पॉसिबल टू सिंग ब्रेथलेस इन वन ब्रेथ एक्चुअली। तो ये तो शंकर महादेवन साहब ने भी रिकॉर्डेड ही गाया था, तो मैंने भी रिकॉर्ड ही किया था इसको और लिपसिंग की है। लेकिन बहुत मुश्किल है ये रिकॉर्ड करना भी, इसको बहुत मुश्किल है। अब आप जो है वो दोबारा से पाकिस्तान की म्यूजिक इंडस्ट्री में इन हुए हैं, तो अब आपके क्या गोल्स हैं, क्या एम्बिशंस हैं? देखिए जी, आजकल जो है वो किसी से आप ये नहीं पूछते कि जी आप कितने पैसे कमाते हैं। आजकल लोग ये पूछते हैं आपके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स कितने हैं। तो आजकल का दौर ये चल रहा है। तो मैं जो हूँ, ये जो भी कुछ कर रहा हूँ, ये जो कवर्स वगैरह कर रहा हूँ, ये वो बेसिकली मुझे जिस लेवल पे मैं आर्टिस्ट हूँ, आप लोग भी समझते हैं या जानते हैं मुझे जहाँ तक, तो मुझे ये सब करना तो नहीं चाहिए। लेकिन मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ कि थोड़ी सी अपनी पहले पॉपुलरिटी वापस से गेन करूँ। उसके बाद अगर मैं अपना कोई काम करूँगा तो मेरे ख्याल से उसको मुझे ज़्यादा जो है वो पजीराई मिलेगी, और लोग होंगे कुछ सुनने वाले, तभी तो सुन पाएंगे। वरना आपके कोई फॉलोवर ही नहीं है, कोई सब्सक्राइबर्स नहीं है, और आप अपना गाना नया डाल देते हैं तो वो इज़ गोइंग टू बी यूजलेस। और इसी वजह से मैं जो हूँ थोड़ा इस स्ट्रेटजी को मैं जो हूँ फॉलो कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह ताला फ्यूचर इनकमिंग आपको इंशाल्लाह मेरे बहुत नए गाने जो हैं वो सुनने को मिलेंगे। अभी इंशाल्लाह अभी फ्यूचर में मेरा अभी फ़ौरन गाना आने वाला है, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा, तो ज़रूर आप लोग सुनिएगा। ज़रूर, ज़बरदस्त, हम सुनेंगे, हम उसका इंतज़ार करेंगे। आपका फेवरेट दिल के करीब कौन सा गाना है जो कि आप इस वक्त हमारे प्रोग्राम में सुनाना चाहेंगे? जनाब, मेरे तो बहुत सारे फेवरेट गाने हैं, आप फरमाइश कीजिए, करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा ताकि आपको भी मज़ा आए। बस चले, मैं भी फरमाइश करता हूँ, एक और एक फरमाइश शिफा कर देंगे, हम दोनों सिफारिश कर देंगे, आपसे फरमाइश कर देंगे और हो जाएगा। मुझे तो देखें, रावी जो है ना वो बड़ा पसंद है।
हमारा अपना ही है और उस रावी को हम सबको अप्रिशिएट करना भी होता है और हम करते भी हैं, तो रावी हो जाए। बिल्कुल जी, बिल्कुल जनाब, हाजिर है रावी आपके लिए। जे तो कदी रावी लंघ जावे, हयाती पंजाबी बन जावे, मैं बेड़ियां हजार तोड़ना, मैं पानी विचों सा निचोड़ना, जे तू कदी रावी लंघ जावे, हयाती पंजाबी बन जावे, मैं बेड़ियां हजार तोड़ना, मैं पानी विचों सा निचोड़ना, जे तू कदी रावी लंघ जावे, हो जे रावी विच पानी कोई नहीं, ते अपनी कहानी कोई नहीं, वाह वाह। जे संग बेलिया कोई ना, ते किसे नू सुनाने कोई नहीं, अखां चों दरिया खोल के मैं जख्मां दी थां ते रोड़ना, जे तू कदी रावी लंघ जावे, हो। वाह 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 वाह, क्या बात है जी, क्या बात है, कमाल हो गया जी, जबरदस्त। बिल्कुल। शिफा, अच्छा, मुझे आप मेरी फरमाइश है और ख्वाहिश ये है कि आप गाएं मेहदी हसन साहब का रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामान हो गए। हो क्या पुराना निकाल के लाई है भाई, वाह 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 वाह। वाह वाह वाह, क्या पुराना गाना और बड़ा मुश्किल गाना आपने फरमाइश की है इस वक्त, सुनाते हैं आपको जी। और था भी बड़ा खूबसूरत, उन्होंने गाया और फिल्माया भी बड़ा खूबसूरती से गया था। मेहदी हसन खान साहब की तो क्या ही बात है जनाब, उनके सारे गाने कमाल हैं। मैं आई एम हिज बिगेस्ट फैन इन द वर्ल्ड। आपके सामने पेश करता हूँ इसकी 2 लाइनें जनाब। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए, पहले जान फिर जाने जान फिर जाने जाना हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। क्या बात है जी, वाह 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 वाह, बहुत खूबसूरत भाई, बहुत आला भाई, मजा आया भाई, बहुत मजा आया, मजा आ गया, जबरदस्त, बेहतरीन। इजाज़ हैदर साहब, मजा आ गया सर आपके साथ। हमारी ये नशिस्त थोड़ी सी वो वर्चुअल नशिस्त थी, ज़रा आप हमसे कुछ दूर ठहरने बैठे हैं, हम यहाँ बैठे हैं, लेकिन वो जो मौसीकी है उसने जोड़ दिया हमें। सर बहुत ही आला, थैंक यू, आपने वक्त दिया और हम बस नए एल्बम का और नए गानों का इंतजार कर रहे हैं। और अल्लाह आपको वो कामयाबियाँ दे जो कामयाबियाँ आज तक आपका इंतजार कर रही थी। वक्फा लेते हैं नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। अब अगर आप हमारा प्रोग्राम देखें तो आपको उसमें 2 पर्सनैलिटीज़ नज़र आएंगी, एक सुपीरियर एक इन्फीरियर। ठीक है जी, अब ये आपने खुद फैसला करना है कौन सुपीरियर है कौन इन्फीरियर है, लेकिन बुनियादी तौर पर बहुत सारे लोग सुपीरियरिटी और इन्फीरियरिटी तो होती है, हाँ, लेकिन उसके साथ प्रॉब्लमेटिक चीज है कॉम्प्लेक्स। हाँ, अगर वो कॉम्प्लेक्स बन क्या सुपीरियरिटी या इन्फीरियरिटी, कॉम्प्लेक्स जो है वो प्रॉब्लमेटिक है या सुपीरियरिटी इन्फीरियरिटी का होना प्रॉब्लमेटिक। और हमने आज बात करनी है खासतौर पर बच्चों के हवाले से कि बच्चों में अगर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाए तो वो क्यों हो जाता है, उसका इलाज क्या है और कैसे उसको प्रिवेंट किया जा सकता है और ये कितना खतरनाक है। ताहिरा मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक। कभी आपको रहा बचपन में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स?
ये तो अम्मी अबू बताएंगे, मुझे याद नहीं है। अच्छा। बट मुझे तो बचपन में लगता था मैं सबसे अच्छा बच्चा हूँ। हाँ तो बस सही है, आप सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स सबसे लायक हूँ मुझे लगता है। हाँ यार हमें क्या, हमें मैं तो सबसे लायक हूँ, मैं तो सबसे अच्छा, सबसे खूबसूरत बच्चा हूँ, अम्मा कहती जबरदस्त, बेहतरीन। तो अभी भी आपको ये सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है? हाँ अभी भी मुझे लग रहा है मैं आप सबसे ज्यादा खूबसूरत। सही बात है, ऐसा ही लगना चाहिए हर एक बात तो इंसान सच को। लेकिन एक बेसिक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए, वो बिल्कुल होना चाहिए। और जहाँ बच्चों की बात आ रही है, बच्चों की असल में जो एज है जब वो बड़े हो रहे होते हैं, वहाँ ये चीजें डिटेक्ट करना और इनका इलाज करना या बहुत इम्पोर्टेंट है। इस पर आते हैं, बच्चों में इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स किस किस वजह से हो सकता है? बच्चों में सबसे पहले जी, जो मैं आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज ऑफ द पेरेंट्स। जिस तरह पेरेंट्स उनको पालते हैं बचपन में, वही अक्कासी होती है उनके बिहेवियर में आगे जाके। अब पेरेंट्स शायद जानबूझ के ये नहीं कर रहे, आई एम नॉट सेइंग कि वो जानबूझ के बच्चों को कर रहे थे, बट बच्चे में जो भी मसला है अनफॉर्चुनेटली फॉर पेरेंट्स, वो पेरेंट्स की ही कुछ कही भी बात या कुछ ना कही भी बात की वजह से होता है। क्योंकि बच्चे का पहला जो वो है एक्सपोजर है वो पेरेंट्स है। अच्छा, पहले एक्सपोजर के अलावा अगर पहले वो जॉइंट फैमिली में है, 15 लोग उसको पाल रहे हैं, फिर भी वो जो माँ और बाप है ना, उनकी बात सबसे ज्यादा उसके दिल को भी लगती है, उसको उठा भी सकती है, उसको गिरा भी सकती है। सो मेन रीजन इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का पेरेंट्स का कंपैरिजन, जो पेरेंट्स दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर करना शुरू हो जाते हैं। ठीक है कि वो बच्चा तो लाइक है, वो सिबलिंग्स के साथ भी सिबलिंग भी गैरों के बहुत ज्यादा, सिबलिंग से भी बहुत ज्यादा, बिकॉज सिबलिंग्स तो डिफरेंट हैं, ये तो कंफर्म है। एक जैसे तो ये मेरा बड़ा बच्चा बेहतरीन बच्चा है, बड़ा वाला ये जो है ना, बस ये तो ये नहीं है। हाँ, एक तो इससे आता है, दूसरा दुनिया से कंपैरिजन। अब वो पेरेंट्स का भी कसूर नहीं है, बढ़ गया इतना कंपैरिजन, कंपटीशन इतना ज्यादा है और इतने नंबर लेने हैं, इतना वो करना है, तो वो नेचुरली इट क्रीप्स इन, थोड़ा थोड़ा करके लाइफ में आ जाता है। अच्छा, हर बच्चे को असर नहीं करता है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स तक बात नहीं जाती है। कुछ बच्चे जेनेटिकली इस तरह के होते हैं कि उनको ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, उनको ज़्यादा फील हो जाती है बात, राइट। इसके अलावा टीचर्स का भी बहुत रोल है, स्कूल्स का। अक्सर बच्चों में जो थोड़ी बहुत डेवलप हुई थी ये कॉम्प्लेक्स क्या है बेसिकली, ये फीलिंग है कि मैं आई एम नॉट इनफ, या मैं ये नहीं कर पाऊंगा। कॉम्पिटेंस की फीलिंग का ऑपोजिट जिसे कहते हैं ना, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है बच्चों। आई एम नॉट कॉम्पिटेंट इनफ जी, आई एम नॉट फिट इनफ टू बी हियर। हाँ, तो उसमें स्कूल का भी बड़ा रोल है जी, क्योंकि स्कूल आपको कॉम्पिटेंट या इनकॉम्पिटेंट बताता है ना। रिगरस टेस्टिंग हो गई, एग्जाम्स हो गए, कई दफ़ा बजाय हेल्प करने के ये बच्चों में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ले आते हैं। तो स्कूल एंड पेरेंट्स का जो बच्चे के साथ बिहेवियर है, उससे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली जो इसकी रूट कॉज हुई वो कंपैरिजन ही हुई, क्योंकि स्कूल ने भी आप कंपैरिजन कर रहे होंगे जी। ये बच्चा जो है ये फर्स्ट आ गया, तुम ना आ सके, सिस्टम ऐसा है, ये जीत लिया, तुम ना जीत सके जी। तो ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया। और पेरेंट्स का ज्यादा तकलीफ इसलिए देता है कि अगर आप नंबर बुरे लेके घर आ गए और घर में भी पेरेंट ने कैसे उसको टैकल किया कि हाँ तुम कर लोगे नेक्स्ट टाइम, या ये तुम तो कभी कर ही नहीं सकोगे, मुझे पता था, अब तो जिंदगी बर्बाद हो गई मेरी, तबाह हो गए हम लोग। हाँ, तो अब इसमें तो दो अलग अलग तरह के बच्चे हो गए ना। एक है जो मिसाल के तौर पर हर दफ़ा ऐसे मार्क्स लेकर आ जाता है, तो उसको तो यही कहा जाएगा तुम तो कर ही नहीं सकते, या उसको कुछ और कहा जाएगा। नहीं, हर दफ़ा कैसे, वो पीएचडी तक थोड़ी आपसे नहीं, मतलब मिसाल के तौर पे क्लास 1 2 3 या मतलब हर में कंसिस्टेंट फेलियर जब भी टेस्ट होता है वो कोई ऐसा सब्जेक्ट हो, तो फिर भी हम बच्चे, हमें तो होप रखनी है ना कि शायद 5वें साल तुम अच्छा कर लो। मतलब आई वुड से दैट टू माय किड्स कि अगर ओ लेवल 2 साल में नहीं हो रहा, 4 में कर लेना। हाँ, ये भी तो हमारा एक टाइम बाउंड भी तो है ना, हाँ, इतने में करना है क्योंकि दूसरे कर रहे हैं। हाँ, तो अगर 4 दफा भी फेल हो गया तो क्या हुआ, आपका काम तो उसको कॉन्फिडेंस देना है ना, दिस इज अ पेरेंट्स जॉब। हाँ, एक और बात है कि सिर्फ कॉन्फिडेंस देना या सिर्फ ये कहना कि तुम नहीं कर सकते इनफ नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि उसको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ना हो, तो एक तो उसे कॉन्फिडेंस दें, बट साथ साथ उसको रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करें। एक बच्चा क्यों फेल हो रहा है या क्यों अच्छे नंबर नहीं ला रहा, कहीं ना कहीं स्कूल का या पेरेंट का मसला भी तो है ना। तो यू प्रोवाइड हिम एनकरेजमेंट एंड देन गिव हिम रिसोर्सेज एंड देन वेट एंड सी। आई डोंट थिंक ये कहने की जरूरत है कि तुम नहीं कर पाओगे। सही, फिर वो ये तो कहना ही नहीं है ना बच्चे को तुम नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये तो तुम नहीं कर पाओगे इज डिफरेंट, और तुम करना नहीं चाहते इज डिफरेंट। अब एक वो बच्चे भी हैं कि जिनका दिल ध्यान नहीं है पढ़ाई में, भाई वो उनकी अलग एक्टिविटीज और बहुत हैं, बाल बन रहे हैं, भाई हेयर ड्रेसर है, ये वो टिश टुश में वो ज्यादा है। और अब पता है कि भाई बाप फीसें भी दे रहा है, 2 दफा भी दे दी, 3 दफा भी दे दी, 4 दफा भी दे दी, लेकिन वो नहीं है, वो मतलब उसका वो है ही नहीं। लेकिन अब एक बुनियादी लेवल ऑफ सर्टिफिकेशन या ओ लेवल, ए लेवल आगे तुमने हो सकता है जिंदगी में कभी प्लान कर लिया कि तुमने कुछ पढ़ना है और कुछ बनना है प्रॉपरली, तो एक बुनियाद तो तुम्हें चाहिए ना। देखिए, वो तो अगर बड़े उम्र ये कह देंगे कि भाई तुम कर सकते हो, कर लो, शाबाश, वेल डन, और उसके गलत पे भी हम उसको ये नहीं कहेंगे कि तुम गलत हो, तो वो तो फिर उसके पास मैंने यही बात है ना कि रिसोर्सेज प्रोवाइड करने हैं ना उसको। आप चाहे उसे जो जुमला कह के जा रही हैं, आप ये कह रहे हैं कि तुम नहीं कर सकते, नहीं करना चाहते, इम्पैक्ट एक ही आ रहा है। अगर आप
लाइक एक्स्ट्रा एकेडमिक हेल्प हो गई, नहीं वो सब है ना, चेंज हो गया। मैं वही कह रही हूँ कि मिसाल के तौर पे एक बच्चे के पास वो सब चीज है कि उसकी एकेडमी भी वो जाता है, ट्यूटर्स भी आते हैं, बस वो बुनियादी यही है कि उसका ध्यान नहीं है, हाँ एप्टीट्यूड नहीं है, फिर वो भी हमारी गलती है, किसी और काम के लिए बना होगा, वो किसी और काम के लिए बना होगा ना। और स्कूल में सर्टिफिकेशन तो उसको चाहिए चाहे डी ले ले, ई ले ले, लेकिन पास करना तो कम से कम है ना। अगर वो पास के लेवल तक भी खुद को नहीं लेके आता, उसके लिए तो फिर अलग काउंसलिंग है। देखिए अब लेकिन जिस एज की आप बात करिए ना, उसमें तक बच्चों के काफी चीजें डेवलप हो चुकी होती हैं। बेसिकली इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो डेवलपिंग एज है ना, एलिमेंट्री स्कूल एज, उसमें ज्यादा हम इस टाइम अगर बात करें ना, उसमें ज्यादा होता है। वहां पे हमें ज्यादा काम करने की जरूरत है छोटे बच्चे। हाँ, जिस एज की आप बात करी, बाकी दिल करता है कि बंदा कभी इधर उधर थोड़ा उनको ऐसा होता है। हाँ, इतना गुस्सा दिला देते हैं पेरेंट्स को कि हाँ बिल्कुल दिल करता है कि जरा बच्चे को कमरे में साइड पे ले जाके थोड़ा समझाएं अच्छा करके। बट मेरा तो खैर उस पर एक अलग प्रोग्राम पूरा हो सकता है, हाउ टू डील विद टीनेजर्स, बिकॉज वो तो बिल्कुल ही डिफरेंट है ना। वो तो वो एज है, हार्मोनल उनके बैलेंसेस डिफरेंट। लेकिन इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आप कह रही है छोटी एज में शुरू होता है, जब बच्चा खुदा ना खास्ता फेल हो गया या बच्चे का कद डिफरेंट है, बच्चे की शक्ल डिफरेंट है, और उस बात को पिन पॉइंट कर लिया जाता है। अच्छा, एक और बात, बच्चा जब बुली होता है स्कूल में, अक्सर बुलिंग लीड्स टू इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, राइट। अब अगेन पेरेंट्स कैन नॉट डू मच अबाउट इट। अब स्कूल में बुलीज हैं, हाँ, जिनके बच्चे बुली कर रहे हैं, दोस्त पेरेंट्स अगर वो देख रहे हैं तो उनको ख्याल करना चाहिए कि वो बच्चा ना हो। लेकिन अब बुलिंग तो है, हर जगह है, बड़ों छोटों में है। उसके बाद जब वो घर लेके आता है आपके पास वो इशू, या वो खाना नहीं सही खा रहा, या वो रो ज़्यादा रहा है, या वो गुस्सा चिड़चिड़ापन ज़्यादा आ गया, तो पेरेंट्स को फ़ौरन वहाँ पे हेल्प लेनी चाहिए। बच्चों के थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट भी हैं, खुद उनसे बात करनी चाहिए, क्योंकि वो लीड करता है फिर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स शदीद को, जो कि एडल्ट लाइफ तक नजर आते हैं। जो हम अगर जज करना चाहें किसी बच्चे को कि इसके अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है या नहीं है, तो वो उसकी निशानियां क्या होंगी? क्या वो बस शाय आउट करता रहेगा हर चीज से? 4-5 बड़ी निशानियां हैं। सबसे पहले शाय आउट करता रहेगा, नई चीज ट्राई नहीं करेगा। जो बच्चा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का होता है ना शिकार, अक्सर उसको नई चीज, मुश्किल चीज पसंद नहीं होती, वो नहीं करता। सोशल सिचुएशन से वो डरना शुरू हो जाते हैं, घबराते हैं। एक तो बच्चे कॉन्फिडेंस नहीं होता उनमें। वो, हाँ, वो मैं आगे बताई हूँ, जिसकी एक्सट्रीम फॉर्म है, फिर वो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। मैं तो यही सवाल ही वो मैंने कहा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होता वो आगे जाके भी। हाँ, वो कुछ बच्चों में उस तरह मैनिफेस्ट होता है, बड़े होकर स्पेशली वो ओवर कॉन्फिडेंट नजर आना शुरू रहते हैं कि हम सुपीरियर हैं, हमें सब पता है। हालांकि होगा वो उल्टा। बचपन में उसको बताया गया होगा कि तुम नहीं हो, यू आर नॉट इनफ। अच्छा, और ये बड़ा कई दफा छुपा हुआ मैसेज मिल रहा होता है फ्रेंड्स ग्रुप्स में। अब बच्चा फ्रेंड ग्रुप का हिस्सा बन गया, अब उसको छोड़ भी नहीं पा रहा है, लेकिन वहाँ 3 से 4 बच्चे हैं जो उसको कम फील करा रहे हैं, और वो चुप करके अब उनके फ्रेंड्स को नहीं छोड़ सकते हैं। फ्रेंड्स के साथ एक बना हुआ है बॉन्ड, इन भी रहना है। वो करते 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 बड़ा हो जाता है, वो लेवल्स की एज तक या 7वीं 8वीं तक, फिर वहाँ नजर आते हैं गुस्से, लड़ाइयाँ ज़्यादा हो जाती हैं, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, वो दूसरों को बुली करना शुरू हो जाते हैं। वो कहते हैं ना बुली तो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का। लेकिन बच्चों में, छोटे बच्चों में ये साइन है कि वो खामोश हो जाते हैं। पहले खामोश नहीं थे तो, वरना तो कई बाय नेचर खामोश है। नई चीज़ ट्राई नहीं करते हैं, अपने आप को सेल्फ पिटी बहुत करने लगते हैं कि मुझसे तो ये नहीं होता, मेरे साथ तो ये नहीं हो रहा है, आई एम नॉट गुड इनफ, मुझसे नहीं होगा। रोने लगते हैं बात बात पे, ज़रा भी प्रेशर दें उनको। तो अब अगर आपको अपने बच्चे में ये चीज़ नज़र आ रही है, तो कैसे उसको सही करने के लिए क्या करना चाहिए फिर? एक तो वही जो बहुत मुश्किल काम है पेरेंट्स के लिए कि अगर खुदा न खास्ता इम्तिहान में नहीं भी नंबर अच्छे आए, तो यू हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड से इट्स ओके, हम कर लेंगे, हम मिल के कर लेंगे। वो जैसे आपकी बात है ना कि सिर्फ ये नहीं कहना कि कर लोगे, उसके साथ रिसोर्सेज भी, क्योंकि देखिए माँ बाप को तो पता है ना, मैं स्पेसिफिक हम इस टाइम डिस्कस नहीं कर सकते, बट दे नो कि अंग्रेजी में क्यों नहीं नंबर ठीक आए या मैथमेटिक्स में नहीं आए, टीचर बता देते हैं। तो हाउ कैन वी हेल्प आवर चाइल्ड इन दैट? एकेडमिक्स हो गया। अच्छा, बच्चे को ना प्रॉब्लम सॉल्व करने दें। अक्सर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इसलिए बनता है कई बच्चों में कि वो पेरेंट्स कहते हैं नहीं तुम नहीं कर सकते, मैं बताता हूँ, मैं तुम्हें करके देता हूँ। अच्छा, हाँ, हेल्प, एक्स्ट्रा हेल्प दे देना। एक्स्ट्रा हेल्प से भी बच्चे को लगने लगता है कि शायद मैं कर नहीं सकता हूँ, इसलिए पेरेंट्स कर रहे हैं। अक्सर माओं में मैंने ये देखा है कि जो बहुत क्लीन फ्रीक होती हैं, सफाई की बहुत होती हैं, कुकिंग में उनको बहुत एक्सपर्ट होती हैं, तो बच्ची अगर ट्राई करना चाहे बेटा या बेटी तो कहते हैं नहीं तुम ट्राई तो मैं करूंगी। अच्छा, उसमें कई बच्चे, सब बच्चे नहीं, कई बच्चे। मुस्कुराहट क्या कह रही है? वो मैं ये कह रही हूँ कि अक्सर माँ ये भी कहती है कि तुम लोग करोगे तो इतना गंद मचाओगे कि उल्टा मुझे इतनी सफाई करनी पड़ेगी कि तुम लोग रहने दो, मैं यही। हाँ, तो वो जो गंद मचाओगे है ना सेंटेंस, उसके मैं बड़े खिलाफ हूँ। मैं तो कहती हूँ बच्चे को गंद मचाने दे, क्योंकि जो गंद मचाओ वाला है ना, उससे बच्चे को लगता है नहीं मैं करूंगा तो गंद ही मचाऊंगा, और मैं कर रहा हूँ, और मैं कर रहा हूँ, हाँ मैं कर रहा हूँ। तो उससे बच्चों को इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। तो उनको करने दें, प्रॉब्लम सॉल्व करने दें, उनके आगे प्रॉब्लम रखें एंड लेट देम। अगर वो कोई किताब लाइब्रेरी की घर भूल गए हैं, होमवर्क घर भूल गए हैं, तो पीछे पीछे ना पहुंचाएं डांटते हुए कि देखो तुम फिर होमवर्क घर भूल गए। वो बचपन से उसे कहें अगर भूल गए तो बेटा
डांट भी खा लो और फिर घर आके उसको उसके डोंट रब इट इन हिज फेस और हर फेस के देखा भूल गए ना, डांट पड़ी ना। मैंने कहा था ना। हाँ, ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना। अच्छा, कॉम्प्लेक्स वर्ड जो है वो उसकी बड़ी एक नेगेटिव कॉनोटेशन है। तुम कॉम्प्लेक्स्ड हो, तुम्हें कॉम्प्लेक्स है। अब हम जिस तरीके से अगले को कहते हैं वो एक नेगेटिविटी उसके इर्द गिर्द बन गई है, तो इसको भी मैं तो टैबू समझती हूँ, क्योंकि आप किसी को डायरेक्टली बता नहीं सकते कि यार आई थिंक कि तुम्हें इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, यू शुड सीक हेल्प। हाँ, वो हेल्प बताना तो नहीं है, ये तो जो मेडिकल टर्म्स है ना, जो साइकोलॉजी जो पढ़ाई किताबों के टर्म है ना, खराब कर दिया ना उस टर्म को। चाहिए तो ये था कि दिस इज एन इलनेस सॉर्ट ऑफ अ थिंग, वो तो हमने डिप्रेशन को भी खराब कर दिया। उदासी हो रही है, मुझे डिप्रेशन हो गया, वो तो फिर वर्ड यूज जाते नहीं है लोग इवन डिप्रेशन के लिए, एंजाइटी के लिए या कॉम्प्लेक्स के लिए थेरेपी की तरफ नहीं जाते। बच्चों के लिए जरूर हेल्प लें, बच्चों के लिए जो पेरेंट्स देख रहे हैं प्रोग्राम, अभी बच्चा तो आप पे डिपेंडेंट है ना, चलो बड़े होकर उसका जो भी वो है, आप बच्चों के लिए तो दे आर सो मेनी साइकोलॉजिस्ट नाउ, अब तो बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं हमारे शहर में, पूरे पाकिस्तान में। तो आपके पास जब इस तरह के केसेस आते हैं बच्चों के, जब आप बच्चों से डील करती हैं, तो उनका मेजर इशू क्या होता है? यही कंपैरिजन? मेजर इशू पेरेंट्स की सख्ती होता है। पेरेंट्स का साइकोलॉजी से या बच्चे के दिमाग से या उस एज में क्या है, उससे जो एक वो है ना कि पेरेंट्स को पता नहीं है, लाइल्मी पेरेंट्स की। पेरेंट बनना सिखाया जाए, पहले पेरेंट बनना सिखाया जाए, और देखा जाए तो इन्फ्योरिटी या इस तरह के जो इश्यूज हैं वो इसको इस नाम से लेके नहीं आते बच्चे को, वो यही कहते हैं कि जी ये नई चीज में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, बहुत चिड़चिड़ा हो गया, अक्सर इससे बहुत आते हैं। सही है, लेकिन किसी का अगर ट्रीट नहीं हुआ और वो अपने साथ एज उसकी बड़ी हो गई है, वो एक टीन एज में आ गया है या वो और बड़ा हो गया है, तो उसको फिर कैसे ट्रीट करेंगे? अगर वो छोटी एज सारे देखे होंगे इर्द गिर्द, आपने भी हमने भी, वो तो फिर बहुत प्रॉब्लम बन जाता है ऑफिस के लिए भी और स्कूल के लिए भी, और ऐसे ही है ना। तो वो तो उसको कैसे देखे, एडल्ट के बाद तो फिर वी कांट डू मच अबाउट इट, वो तो फिर एडल्ट को खुद फैसला लेना है कि मैंने थेरेपी करानी है या नहीं, या मुझे है भी कि नहीं। हमारा काम है बच्चे के अर्ली एज में इसको पकड़ लेना, बड़े होके फिर आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि जितना आप उसे कहेंगे, वही आपके वाली बात, बीवी ने अगर कह दिया, सोचें हस्बैंड को कि तुम्हें मेच्योरिटी का मसला है, तुम जरा दिखा दो, या खुदा ना खास्ता सास को कह दिया कुछ और, हाँ, या दामाद ने सास को कह दिया कि आंटी आपको मुझे लगता है इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स है। सो इफ यू इमेजिन दैट सिनेरियो, तो एडल्ट्स में तो वी कांट डू मच। हाँ, बच्चों में हम हेल्प कर सकते हैं, जैसे इन्होंने पूछा कि कर क्या सकते हैं। नंबर 1, एनकरेज करें वर्ड्स के साथ उनको, हर बात गलती उनकी ना पकड़े, कई गलतियां दरगुजर कर दें। इसके लिए एक बड़ा आसान मैं टोटका बताती हूँ पेरेंट्स को कि आप क्यों ना बैठ के लिख लें, माँ बाप, कि हमें कौन सी चीज़ पे बच्चे को बाउंड्री लगानी है, कौन सी चीज़ें हमने लेट गो कर देनी है, क्योंकि वो पेरेंट्स भी प्रॉब्लम में आते हैं जो हर बात को लेट गो करते हैं, लीनियंट होते हैं, और वो पेरेंट भी आते हैं जो हर बात पे सख्ती है, सफाई भी कमरे की करनी है तुमने, नंबर भी अच्छे लाने हैं, अच्छा बच्चा भी बनना है, गलत दोस्तों के साथ भी नहीं फिरना। अब तो इतने ज़्यादा नो गो एरियाज़ बन गए हैं बच्चे की लाइफ में कि आप उसको नो ही कहते रह जाते हो। कुछ नो गो एरियाज़ में थोड़ा रिलैक्स होना है, वो आप हर फैमिली का अपना है। ऑफ कोर्स कुछ तो है ना, जैसे हेल्थ वाइज है, खुदा ना खास्ता कुछ हेल्थ को ख़राब कर रहा है, वो तो यूनिवर्सल है, बट अदर देन दैट कुछ फैमिली सोशल सिचुएशंस, जैसे सोशल इंटरेक्शंस को इतना नहीं फोकस करती। जैसे इवन मैं तो अगर बच्चा नहीं बैठना चाह रहा फैमिली डिनर में कभी, या किसी शादी पे नहीं जाना चाह रहा, तो कोई बात नहीं, ठीक है, हर जगह उसको क्या ये फिर हंस रही। तो आप लोगों ने तो बड़े मसाइल हैं जिंदगी के, इसका मतलब है इनको मैं हैरान इस बात पे होती हूँ कि आजकल के बच्चों, खैर वो क्योंकि अब साइकोलॉजिस्ट ज़ाहिर बैठी है, वो इसको पिन पॉइंट करें, बताएंगे इसमें क्या प्रॉब्लम है। आजकल के बच्चे को हर चीज में ही मसला है ना, मतलब हम तो होते थे कि भाई शादी कोई आ रही है, फैमिली में कोई शादी आ रही है, आपको एक एक्साइटमेंट होती थी, भाई कजन आएंगे, आपकी किसी से बनती है ऑफ कोर्स, और कुछ लोगों से आपकी नहीं बनती, ठीक है, तो नहीं बनती तो आप उनके साथ नहीं बैठेंगे, आप उनके साथ बैठेंगे जिनके साथ आपकी नहीं बनती ना। आजकल वालों की सिर्फ खुद से बनती है। तो मैं शादी पे मतलब मुझे ये याद नहीं है कि मैंने अपनी फ्रेंड्स में या अपने साथ कहीं ये कहा हो या कहीं देखा हो कि मेरा मूड नहीं है उस शादी पे जाने का। मतलब देयर यूज्ड टू बी एन एक्साइटमेंट आया है बच्चों में, बहुत आया। दो चीजें देखिए, एक तो वो अंदर इतने ज्यादा एंटरटेनमेंट है, अब एक अंदर ही अंदर एंटरटेन हो रहे हैं, गूगल है, चीजें, देयर इज सो मच टू वॉच ऑन टीवी, यू नो, एंड Why would they want to? और प्लस अक्सर हम बच्चों से पूछते हैं ना कि आप हैंग आउट नहीं करते, तो कहते हैं हम 2 घंटे अभी हैंग आउट किए ऑनलाइन, वो 2-3 नाम लेते हैं, ऐसी फलाना और ऐसी चैट ऑनलाइन, हाँ, तो चैट रूम्स हैं, उस पर ऑनलाइन कनेक्टेड रहते हैं, वो कहते हैं हम लोग तो वी आर कनेक्टेड थ्रू आउट द इवनिंग। अच्छा, कुछ मसले ये भी होते हैं कि जब आप जाना चाहते हैं ना, जैसे मिसाल के तौर पे शादी में गए, वहाँ पर एक अंकल या एक आंटी होते हैं कुछ ऐसे जिनसे आप मिलते हैं ना, जैसे अस्सलाम वालेकुम वालेकुम बेटा, हाँ भाई तो आजकल क्या कर रहे हो जी, क्या पढ़ाई चल रही है, अब भाई चचा अभी शादी में आया हूँ मैं, और वो आपकी शजरे नस्ब को खंगाल कर इस तरीके से आपका एक स्क्रूटनी कर रहे होते हैं, एक्सरे कर रहे होते हैं
कि इंसान घबरा जाता है कि यार मैं क्यों आ गया। तो वो जो बच्चे, और अगर पेरेंट्स के लिए बड़ा अच्छा ही पॉइंट है, अगर आपके बच्चे में फील होना शुरू हुआ है ना आपको कि वो थोड़ा चिड़चिड़ा हुआ है या कह रहा है मैं ये नहीं कर सकूंगा, साइंस तो मुझसे होगा नहीं, तो फिर तो उनको स्पेशली इन जगहों पे फिलहाल ना ले जाएं जब तक थोड़ा घर में कनेक्शन ना बन जाए दोबारा। इम्तिहान हो गए, रिजल्ट कैसा? हाँ, क्योंकि सोशल सिचुएशंस में लोग यही पूछेंगे तो वो बढ़ जाएगा। तो वही बात है कि एक तो उनको ऐसी सिचुएशन से दूर रखें, अपने बच्चे पे फोकस मतलब ज्यादा हो उसकी मेंटल हेल्थ पे। लेकिन इसमें ये नहीं है कि रिलेशनशिप्स कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं, मतलब आई कैन नॉट, जिसको अंग्रेजी में क्या वर्ड, आई कैन नॉट फैथम के कोई, मुझे एक मतलब बचपन में छोटी खाला बहुत पसंद थी, मैं ये सोच नहीं सकती कि मैं कोई छोटी खाला के घर जा रहा हूँ और मैं साथ ना जाऊं, या मुझे इस चीज की, तो कोई एक ऐसा आदमी, बंदा बंदी, लड़की, कजन वजन, कोई तो होगा जो इतना पसंद होगा बिल्कुल कि जिसके साथ वो कहेंगे नहीं भाई मैं इसके लिए चली जाती हूँ, चलो इससे मिल लेते हैं। नहीं वो देखें, वो मतलब अब तो बहुत इनवर्ड वो हो गया है उनका। वो तो मैं कह रही हूँ सोशल, तो देखें सोशल सिचुएशंस या इंटरेक्शंस तो बेहतर है बच्चे की मेंटल हेल्थ के लिए। अभी अगर हम इन्फ्योरिटी के लिहाज से बात करें तो अगर बच्चे को फील हो रहा है और अगर बच्चा आपका कई दफा कह भी देता है कि मुझे वहां नहीं जाना, मैं वो मुझे ऐसे कहते हैं या मुझसे एग्जाम्स का पूछेंगे, तो उस वक्त बच्चे की हेल्प करें, क्योंकि अगर बचपन में ये चीज़ ना पकड़ी गई ना तो फिर ये आगे जाके 2-3 चीज़ें जो नजर आती हैं बच्चों में ऐसों में, एक तो उनका टीन एज में जाके बहुत डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर हो जाता है, बल्कि प्री टीन में ही, मतलब क्लास में प्रॉब्लम करने लगते हैं, या वो बहुत ज़्यादा शेल में अपने इतने चले जाते हैं कि खुदा ना खास्ता कल को कोई उनके साथ ज्यादती हो रही है, कुछ गलत हो रहा है तो वो भी आपको नहीं बताएंगे। एक तो ये, और ये बचपन में आप रोक सकते हैं। ये जो दूसरी तीसरी जमात है ना, पहली जमात, ये जो फर्स्ट ग्रेड्स हैं प्राइमरी, इसमें स्पेशली वो नज़र आता है बच्चों में। दूसरा ये कि अगर अगेन स्कूल जाके, स्कूल से इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है, और खुदारा अगर स्कूल वाले सुन रहे हैं तो वो भी थोड़ा अपने आप को साइकोलॉजिकली अवेयर और सेंसिटाइज करें अपनी टीचर्स को, जहां वो दे कैन पिन पॉइंट दीज थिंग्स रादर देन सेइंग आपका बच्चा तो बहुत शाय है, आपका बच्चा तो बोलता ही नहीं, तो भाई कोई रीजन होगा ना, या तो वो इंट्रोवर्टेड है बाय नेचर, तो अगर वो घर में बोल रहे हैं और इधर नहीं बोलता जी, तो एक तो इंटरेक्शन बच्चे की टीचर से बहुत रखें आप लोग, बार बार स्कूल जाएं, पूछेंगे मेरे बच्चे को क्या प्रॉब्लम है। और अगर कोई एक सब्जेक्ट में, अक्सर अच्छा बच्चों को क्या होता है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की बेस क्या बनती है, पढ़ाई या लुक्स, द वे अ चाइल्ड लुक्स, बिल्कुल, और द वे ही परफॉर्म्स और शी परफॉर्म्स, उन दोनों पे अगर एक किसी चीज में प्रॉब्लम है तो इस पे भी कोई बुराई नहीं है कि आप रिश्तेदारों को कह दें कि ये बात आप करना। जैसे हमारे जानने वाले थे, उनके माँ जो थी ज्यादा बहुत खूबसूरत थी और बच्चे नहीं उस तरह, कहीं नहीं होता बेटी, तो आप पे तो नहीं गई है, हमारी तरह थे, चलो मेरी तरह थे बच्चे, चलो तो वो ये तो, और इस पे उन्होंने फिर मदर ने कहा पहले से ही फोन करके कि हम आ रहे हैं आपके घर, आपने बेटी के आगे ये नहीं बोलना प्लीज। और उनके लिए बड़ी नई बात थी, माइंड नहीं किया होगा, बेबी माइंड किया हो तो क्या हुआ, हम अपने बच्चे के लिए क्यों नहीं कर सकते ये। तो शी एक्चुअली कॉल्ड द रिश्तेदार उससे पहले कि आप अक्सर ही कह देती हैं तो माइंड ना कीजिएगा, लेकिन आपने अब दोबारा नहीं कहना। गुड, जिसने भी किया जबरदस्त काम। हाँ, तो ये वी कैन ऑल डू दिस। एंड उस बच्ची का फिर देखें, उस बच्ची को पता तो चल जाएगा बड़े होके भी कि थोड़ा रंग में फर्क है, अम्मी से मेरा थोड़ा नैन नक्श में फर्क है, दैट्स ओके। फर्क रियलाइज करना और उस फर्क को देख के अपने आप को कम समझना और रोग बना लेना, वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और उस पे फर्क है। बस यही मसला है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये जो है ना टेंशन है, इस टेंशन से हमें बचना है जी। थैंक यू ताहिरा, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस सेगमेंट पर आप हमें क्या कहेंगे? हमें इसकी कोई टेंशन नहीं, कोई इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है, सही है जो है ठीक है। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। कुछ बात करते हैं सेहत की, और सेहत पर कहा जाता है कि बड़ा एक मस्बत असर होता है पिंक सॉल्ट का, यानी कि हिमालयन सॉल्ट भी जिनको हम कहते हैं, और जो हमारे यहाँ बड़ी वाफिर मिकदार में पाया जाता है। अच्छा, अब इसी हवाले से एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट तब सामने आई जब हमारे सामने आए कुछ कमरे, और कुछ कमरे बने हुए हैं पिंक सॉल्ट से, जहां पर के लोग जाकर बैठें तो उनके मस्बत असरात जितने भी हैं उस पिंक सॉल्ट के, वो आप इनहेल कर सकते हैं, उसको अपनी बॉडी में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। अब इसका क्या फ़ायदा होता है और ये पिंक सॉल्ट के कमरे क्यों खास तौर पर बनाए गए, खर्चा करके, ये भी हम जानेंगे। और फिर सेहत पे दीगर जो असरात है पिंक सॉल्ट के, उसको खाने के क्या असरात हैं, पिंक सॉल्ट के हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर नौशीन अब्बास साहिबा मौजूद हैं, और उनके साथ वो खातून मौजूद हैं जिन्होंने पिंक सॉल्ट के कमरे बनाए हैं, मिसेज अफशा रफ़ी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम जी, आप दोनों को बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। अफशा साहिबा, आपसे आगाज करते हैं सबसे पहले कि ये जो पिंक सॉल्ट के कमरे हैं, इनके बारे में थोड़ा सा बताएं, ये किस तरह से बनाए गए और क्यों हैं? ये मैं इस तरह हुआ कि मैं एक दिन वैसे ही एक दफ़ा मैं खेबड़ा माइंस चली गई थी, तो वहाँ मैंने देखा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने वहाँ पर रूम्स बनवाए हुए अस्थमा पेशेंट्स के लिए, एलर्जी पेशेंट्स के लिए। तो मुझे वहाँ से जब मैं वापस आई तो मुझे हुआ कि ये हर किसी के उसमें नहीं है रीच में कि वो वहाँ जाए और वहाँ पर रह सके। तो फिर मैंने सोचा कि इसको किसी हम शहर में लेकर आते हैं, तो क्योंकि मैं रावलपिंडी इस्लामाबाद में थी तो मैंने कहा मैं रावलपिंडी में इसको करती हूँ। तो मैंने थोड़ा सा पढ़ा तो मुझे पता चला कि सॉल्ट में खुद कुदरती तौर पे एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ हैं जो मस्बत असरात करती हैं लोगों के ऊपर।
तो फिर मैंने ये सोच के फिर हम लोग वैसे ही मैं अपने बच्चों के साथ एक दिन ड्राइंग रूम टॉक करी, तो फिर हमने सोचा कि हम इसको लेट्स गिव इट अ ट्राई, क्योंकि हमने तो फिर इस कमरे में होता क्या है, मतलब प्रोसेस क्या है कि भाई कमरा जो है उसके अंदर आपने जाके बैठना होता है या कोई स्पेशल कोई डिवाइसेस लगी हुई होती हैं या क्या? नहीं, इसमें कोई डिवाइस वगैरह नहीं लगी होती, इट्स ए कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी, स्पीलोथेरेपी इसको कहलाते हैं। और इसमें ये होता है कि सिर्फ आप जाके वहाँ पर रिलैक्सिंग चेयर्स हैं उस पर आप बैठ जाते हैं और मसाज लैम्प्स हैं उनके ऊपर आप अपने पाँव वगैरह रख लेते हैं, हाथ रखना चाहें तो उस पर रख लेते हैं, और वो आपके लंग्स, क्योंकि पूरी एटमॉस्फेयर जो है वो नमक की बनी हुई है, तो सांस में भी आपके वो नमक वो लंग्स वो आपके लंग्स में वो जो है इनहेल आप करते हैं, तो उससे आपको अच्छा असर पड़ता है। मतलब मेरे पास जो भी पेशेंट्स वगैरह आते हैं तो वो उनका यही रिव्यू है कि हमने काफ़ी बेहतर अच्छा फील किया यहाँ। अच्छा, और ये किस किस बीमारियों के पेशेंट्स होते हैं? देखें, ये अस्थमा के हैं और एलर्जीज़ के हैं, मुख्तलिफ एलर्जीज़ के हैं, और लेकिन इसका एक ये बात मैं बिल्कुल वाज़ेह कर दूं कि ये इट्स अ कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी। आप इसको ये आपने बिल्कुल नहीं करना है, मुकम्मल इलाज आपने इलाज छोड़ देना है, अपना इलाज आपने अपना जारी रखना है, और आप ये एक कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी ले सकते हैं। अच्छा, दूसरा इसका ये भी है कि खाली हमने इसको एक पेशेंट्स के लिए नहीं रखा। आपको पता है आजकल फ़ज़ा के अंदर कितनी मतलब आलूगी है, पोल्यूशन है, स्मॉग है, पोलन है, और फिर लोग कितने मसरूफ़ हैं आजकल, और ज़्यादातर जो उनका टाइम होता है वो अपना मोबाइल्स में लगाते हैं। इवन मैं देखती हूँ लोग बैठे होते हैं आसपास और वो नहीं बात कर रहे होते आपस में। हाँ। तो हमारा एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये भी था कि प्लीज़ अपने मोबाइल्स को स्विच ऑफ करें और थोड़ा सा अपना वक्त निकालें अपने लिए, मी टाइम जो आपका हो उसको आप अपने लिए निकालें और उसमें आके बैठें, कोई बुक पढ़ें, कोई अपना कुछ सोचें, और ये भी चीज़ इसके अंदर। मज़ीद बात करते हैं भाई, खाना, पिंक सॉल्ट का खाना और उसके असरात, लैंप्स आपने भी देखे होंगे, पाकिस्तान में भी बड़े मशहूर हैं, लोगों ने अपने घर में रखा होता है, वो कहते हैं ऑन कर दो, कभी कभी तो थोड़ा सा असर उसका पॉजिटिव फील होता है। बिल्कुल होता है। और इसके अलावा ये कि अब आपने देखा है कि पिंक सॉल्ट्स आपको ऑन काउंटर भी मिलना शुरू हो गए हैं, ठीक है, जो कि हमें बहुत पहले शुरू कर देना चाहिए था। पिंक सॉल्ट है क्यों फ़ायदेमंद? देखो, एज़ कम्पेयर टू टेबल सॉल्ट जो वाइट सॉल्ट होता है, पिंक सॉल्ट में हमारे पास पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है, कॉपर है, ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको ज़रूरी चाहिए होती हैं। और इसके अलावा ये कि जो वाइट सॉल्ट है वो ब्लीचिंग के बाद आता है, ठीक है, इसका वाइट कलर। हाँ, और जो ये पिंक सॉल्ट है इसमें आयरन पेरोक्साइड होता है जिसकी वजह से इसका लाइट पिंक कलर इसका बनता है, ठीक है। इसका सबसे बड़ी प्रॉपर्टी, जैसे मैम ने भी मेंशन किया, इसकी डिटॉक्सिफाइंग प्रॉपर्टी है, यानी कि ये आपके जिस्म से सारे फ्री रेडिकल्स, ऐसे सारे मादनियात जो कि गैर ज़रूरी हैं और वो आपके जिस्म के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं, उनको वॉश आउट करा देता है, ठीक है। और ये जो आपको जब ये हम मल्टी वाइटामिन्स के पीछे भाग रहे हैं ना हर वक्त की हमारा होता है, तो ये जो है इसमें रेडिली आपको आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर सारी चीज़ें मिल रही हैं, तो इसका ये फ़ायदा है। और ये वाइट में नहीं होती, ये वाइट में नहीं होती। वाइट जो है ना वो प्रोसेस्ड है, उसका ब्लीचिंग, सोचो ब्लीचिंग प्रोसेस में कितने केमिकल्स यूज़ होते हैं, वो सारी चीज़ें हैं, तो उसके लिए आपको ये करता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी उसका इफेक्ट है। तो जितने भी हमारे पेशेंट्स हैं जो कि डायबिटिक हैं, जो एजमेटिक हैं, क्योंकि ये सारी इन्फ्लेमेशन है बॉडी में, ठीक है, तो ये इसको हेल्प आउट करता है, लोगों को इम्यूनिटी बिल्डअप में आपको करता है। लेकिन वही वाली बात है कि ये मतलब नहीं है कि आप हर वक्त, क्योंकि चम्मच भर भर के खा रहे हैं और ब्लड प्रेशर लगाया हो, वो एक ले लें मुट्ठी में एक टुकड़ा और बस चाटते रहे ना, एग्जैक्टली। पता चले मैं खाने पे भी मेहमान आ रहे तो ये पिंक सॉल्ट खाइए आप। तो ये सारी चीजें। और इसके अलावा ये है कि ये आपकी जो इसको ना हमारे जैसे हमारी सर्दियां भी एक हमने पहले बात की थी, सैड एक चीज कहलाती है, सीजनल। सीजनल ये जो सर्दी के मौके में जो गाने जो बनते हैं सैड किस्म के, डॉक्टर साहब आलू पे नहीं मुझे बात करने देती आप, मुझे सैड जो है ना वो एक एनवायरमेंट कहलाता है जब आपका मूड स्विंग बहुत ज्यादा होता है। और एनवायरमेंट सर्दियां जब इस्लामाबाद में आ रही थी, लोग भीगा सा ये दिसंबर है, इस तरह के गाने आते हैं, वही तो मैं कह रहा हूँ। तो ये जो पिंक सॉल्ट का यूजेज है ना, ये आपके मूड स्विंग्स पे भी बहुत अच्छा हेल्प आउट करता है, और यू कैन यूज दैट। और आप वैसे ही इतनी चीजें हैं, तो इसके साथ अगर आपको लगता है कि आपके इवनिंग सैडनेस पे शिकार हो रहे हैं आप, तो आप जरूर इन पिंक सॉल्ट को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। तो आपने जो ये कमरे बनाए हैं, ये जो रूम्स है पिंक सॉल्ट रूम्स, ये किस तरह से बनाए, कितना खर्चा आया, नमक कितना कहाँ से आप लोग लेके आए, कितना नमक इसमें इस्तेमाल हुआ, ये जरा डिटेल बताएं। क्या नमक तो हमने इस तरह किया कि कुछ हमने खेवड़ा से लिया, कुछ हमने कालाबाग से लिया, और स्पेशलाइज्ड लेबर थी हमारे पास। हमने उसके बारे में पता किया कि कौन इसको वो कर सकता है, हर कोई नहीं कर सकता। उसकी ईंटें बनवाई पहले नमक की, और फिर उसको हमने करवाया। और जो मेरा जो सेटअप है उसके अंदर 14,000 किलो
नमक की ईंटें हैं सिर्फ ना, जो ईंटें सिर्फ हैं, बाकी फ्लोर पे कितना है और छत पे कितना है ये मुझे खुद नहीं मालूम, क्योंकि बहुत ज़्यादा नमक है। और वही है, सॉल्ट इज इन द एयर। अरे क्या बात है। तो ये इसमें कितनी देर आके बैठता है इंसान? इसकी रिकमेंडेड जो टाइम है वो 30 to 40 मिनट्स है। अच्छा, और ये दुनिया में बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर इस तरह के सेटअप हाँ, यही चीज़ मैंने पढ़ी थी, तो मुझे इस चीज़ का बड़ा अफसोस हुआ कि है पिंक सॉल्ट हमारा लेकिन वो दुनिया में हिमालयन सॉल्ट के तौर पे बिक रहा है और बहुत महंगा बिक रहा है। और वहाँ पर जो थेरेपी सेंटर्स हैं वहाँ पर ज़्यादातर पिंक सॉल्ट इस्तेमाल हुआ हुआ है, और वहाँ पर होटल्स में और स्पास में, इसमें सब में जो है हमारा पाकिस्तानी पिंक सॉल्ट है। तो मेरा यही था कि मैं इसको जिस हद तक अपनी लेवल पे, कोई बहुत बड़ी वो नहीं है, एक छोटी सी मेरी कोशिश है कि मैं लोगों को इससे मुतारिफ कराऊं कि हमारे मुल्क के अंदर क्या क्या कुदरती ज़खायर हैं हमने सबको निगलेक्ट किया, हमें पता ही नहीं है इसके बारे में। अभी मैंने जो सेटअप किया है तो उसके लिए मतलब लोग बड़ी क्वेरीज करते हैं कि मतलब ये किस तरह होगा। सबसे जो दिलचस्प मुझे लगती है वो लोग ये कहते हैं कि हम जब वहाँ के बैठेंगे तो हमारा ब्लड प्रेशर तो नहीं हाई हो जाएगा, हम ब्लड प्रेशर नमक समझ में आता है कि भाई नमक और तो उनको फिर मैं यही कहती हूँ कि नहीं, आप तो इनहेल कर रहे हैं, उससे आपको इतना कोई वो नहीं होगा, इसलिए एक रिकमेंडेड टाइम है कि इतने टाइम पे आप रहें। तो यही मेरी कोशिश थी कि और इसका कोई टाइमिंग भी है कि ये थेरेपी दिन के इस वक्त लें या किसी भी वक्त आके शाम में, दिन में, जब आपके पास टाइम कोई नहीं है, जब आपके पास टाइम, जब चाहे आप, जब चाहें। सही। अच्छा, ये बताएं कि एक तो मामला हम देखते हैं कि जो नॉर्मल वाइट सॉल्ट है उसके अंदर हम कहते हैं कि इट्स वाइट पॉइजन एक तरीके से, जो बेनिफिट्स पिंक वाले के हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस पिंक में वो जो वाइट के सारे नेगेटिव इफेक्ट्स हैं वो सब खत्म हो गए। पिंक इज हेल्दी, सेफ, इजी टू यूज, या पिंक की भी एक खास मिकदार ही होनी चाहिए कि नहीं भाई कम से कम इस्तेमाल कर लें? नहीं, इसकी लिमिटेड यूज़ है, क्योंकि इट्स अगेन इसके अंदर इतने मिनरल्स हैं, इसके अंदर सोडियम है। सोडियम जो हम बात कर रहे थे भी हाइपरटेंशन की, तो ये क्या करता है कि इसका सोडियम कंटेंट कम है, और ये आपके क्या करता है कि आपके ना जो सेल्स हैं उसमें से वाटर कंटेंट को इजीली वॉश आउट कराता है, तो सेल्स में बहुत ज्यादा वाटर रिटेन नहीं होता। तो वो लोग जो बहुत ज्यादा सूजन का जिनको शिकार है और चीजें, तो उनके लिए बड़ा हेल्पफुल है। इवन हाइपरटेंशन में भी हेल्पफुल है क्योंकि सोडियम कंटेंट कम है। बट येट ये सॉल्ट है, जब सॉल्ट है तो इसकी एक लिमिटेड रिक्वायरमेंट है। आप इसको इसका इस्तेमाल जो है, मतलब जब हम सालन पकाते हैं, आम घर में कुकिंग हो रही है, तो उसकी जगह कंप्लीट सब्स्टिट्यूट है ये वाइट सॉल्ट का। और उतना ही मतलब अगर आप उसकी एक चुटकी डाल रहे हैं तो इसकी भी एक चुटकी डालें। बिल्कुल बिल्कुल, आप इसको यूज कर सकते हैं। और इसको आप अपनी जो बल्कि बड़ा अच्छा होता है, बच्चे अगर भाग रहे हैं तो स्कंजबीन वगैरह जो नहीं होती उसमें भी आप डालते हैं, तो इसका इम्पैक्ट थोड़े में, इसका टेस्ट तेज होता है अगर तो थोड़ा एग्जैक्टली इसको थोड़ा कम लेना होता है, क्योंकि टेस्ट इसका वाइट सॉल्ट से ज्यादा तेज होता है। सो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बट अगेन इत्तेदाल में। यू हैव टू कीप योर मेडिकल कंडीशन एज अ डॉक्टर। आई ऑलवेज टेल यू कि अपनी मेडिकल कंडीशंस को हमेशा मद्देनजर रखें। दिस इज अ सपोर्टिव थिंग, दिस इज नॉट द ट्रीटमेंट। और वो जो आयोडीन मिला नमक का, वो बड़ा हमने देखी है, बड़ी कैंपेन्स चली हैं, इसमें भी आयोडीन भी शामिल है, मतलब आयोडीन की कमी तो नहीं हो जाएगी अगर आप? इसमें आयोडीन शामिल है। अच्छा, कुछ जो हम कहते हैं कि ये लोग नमक इस्तेमाल ना करें, ब्लड प्रेशर वाले, जैसे एक मिसाल है, तो क्या इसकी भी ममानियत है कि ये पिंक सॉल्ट भी कुछ खास लोगों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? नॉट येट, अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है अंटिल कोई रीनल इन्वॉल्वमेंट हो। क्योंकि रीनल में ये होता है कि फिर आपको मिनरल्स को कंट्रोल, यानी जब आपका गुर्दे का कोई मसला हो तो बॉडी से वॉश आउट चीजें नहीं हो रही थी। गॉड फॉरबिड अगर पेशेंट डायलिसिस पे है देन वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। फिर हम बहुत ज्यादा ऐसे पेशेंट्स का एक्सपेरिमेंट नहीं करते। फिर हम कहते हैं कि बेसिक से भी आप यूज कर रहे हैं तो फिर उसको लिमिटेड अमाउंट में यूज करें थोड़ा, और कच्चा नहीं यूज करना। इफ यू एग्री टू मी कि रॉ सॉल्ट हमेशा हम मना करते हैं, वो जो हमें आदत है ना नमक को लेके खाने के ऊपर डाल देना, सैलेड पे डाल देना। नमक तो यार चलो, हाँ एग्जैक्टली हमें रॉ सॉल्ट जो है वो सबसे ज्यादा नुकसान है। हमारी तो जिंदगी में अंडे और अंडे के ऊपर कच्चा नमक और कच्ची काली मिर्च। आप नोटिस करो वेस्टर्न वर्ल्ड में व्हेन यू ऑर्डर ये उबला हुआ अंडा या आपका जो हाफ फ्राइड है, वो कभी भी आपको नमक लाके नहीं देते। आप मांगते हो उनसे कि हमें सॉल्ट लाके दें। क्या बात कर दी आप? ऐसा ही है हमारे, ऐसा कुछ है। अब डॉक्टर साहबा कह रही हैं तो करेंगे, हम फॉलो करेंगे, आप भी फॉलो करें, लेकिन लेकिन अंडा तो फिर एक लिमिटेड चीज है ना। आप, मैंने देखा है कि सालन में नमक कम है तो उसके ऊपर डाल दिया, सैलेड जो आपकी है उसके ऊपर आपने ढेर सारा नमक डाल दिया।
सैलड ये नहीं कोई बहुत ही कोई लाविश सैलड हो, खीरा टमाटर प्याज के ऊपर भी वी पुट लॉट्स ऑफ सॉल्ट सिरके के साथ नमक डालते हैं। हाँ एग्जैक्टली, तो फिर वो चीजें जो है वो आपके लिए नुकसान हो सकते हैं। अंडा जो है ना, अंडे से नहीं कंट्रोल होती है हमारी कॉम, डंडे से कंट्रोल होती है। नमक पे बहुत सारी पाबंदियां लगानी पड़ेंगी। आप बताएं, आपका घर में पिंक सॉल्ट का कितना इस्तेमाल है? आपका तो घर ही पिंक सॉल्ट का अब हो गया है। हाँ, मेरे घर में अब दूसरा सॉल्ट नहीं होता, पिंक सॉल्ट ही होता है। और ये बल्कि मुझे लगता है कि नमक थोड़ा सा कम हो गया है, क्योंकि वो उसका टेस्ट ज़्यादा तेज़ होता है, तो हम उसको और जितना पहले डालते थे उससे थोड़ा सा कम डालते हैं। तो ये तो और अच्छी बात हो गई, नमक और इस्तेमाल ही कम हो गया आपका। क्योंकि मैंने नमक के बहुत, जैसे उन्होंने बताया डायलिसिस वगैरह का, मेरे हस्बैंड का भी डायलिसिस वगैरह का मसला था और उनकी डेथ भी उसी में हुई, तो हमने नमक का, मैंने उस वक्त से जो है 20 ईयर्स बैक से मैंने जो है ना नमक का हमने इस्तेमाल बहुत कम किया हुआ है। तो पिंक सॉल्ट का फिर मुझे पहले नहीं मुझे इतना अंदाज़ा था, अब मुझे अंदाज़ा हुआ कि उसका आप वैसे भी कम आप डाल सकते हैं और उसका आपको थोड़ा ज़्यादा फ़ायदा है। जबरदस्त, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आप दोनों का। और आपको हमने बता दिया। आखिर में महंगा होता है पिंक सॉल्ट या नॉर्मल रेट है? भाई ये तो नाजरीन आपने अगर एक फैंसी सी बॉटल में होगा तो आपको बहुत केवड़ा से ले लेंगे जाके तो सस्ता मिल जाएगा। ला के केवड़ा से भी इतना सस्ता नहीं मिलता, लेकिन ये अगर आप दुबई से या यहाँ से वगैरह से लेंगे तो आपको अच्छा खासा महंगा मिलेगा। हाँ, जबकि वैसे नॉर्मली एग्जैक्टली फैंसी बॉटल्स में रख के वही चीज 500 रुपए की जो है वो 5000 की बिक जाती है। तो मेरा ख्याल है आप ला के उसको पिसवा लें, सबसे आसान काम है। नहीं, हमसे ले लें, बिल्कुल मैम से ले लें। नमक रखते हैं नाज़रीन, करते हैं नमको प्रोग्राम जो है वो करेंगे। निम्को नमको। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी, सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। पाकिस्तान के हवाले से कुछ स्टैटिस्टिक्स आपको मैं देता हूँ, और ये स्टैटिस्टिक्स ये हैं कि रवा माली साल यानी 2023-2024 इसके पहले 2 महीने में पाकिस्तान में 378 अरब रुपए की अशियाए खुर्दोनोश दरामद की गई। यानी हमने 378 बिलियन रुपीज़ बाहर से खाने पीने की चीज़ें मंगवाने पे लगा दिए। अच्छा, अगर हम सिर्फ एक चीज़ की बात करें तो पाकिस्तान में 31 अरब रुपए की चाय दरामद की जाती है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने IMF की एक शर्त पूरी करने के लिए दरामदात पर आए तमाम पाबंदियां ख़त्म कर दी थी, तो उसके बाद फिर दरामदात में इजाफे की वजह से खसारा मज़ीद बढ़ता चला गया हमारा जो है। और वफाकी हुकूमत ने बैंकों को जो 6000 से ज़ायद कंटेनर हैं वो जारी करने के लिए तरसीलात ज़र फराहम करने की इजाज़त दे दी। तो अब सवाल ये है कि ये हम इम्पोर्ट करते रहेंगे और ऐसी चीज़ें इम्पोर्ट करते रहेंगे, तो जो हम यहाँ पर उन चीज़ों की ऑल्टरनेटिव इंडस्ट्री लगाने की बात करते हैं वो कैसे होगा। और दूसरी चीज़ ये कि हम खाने पीने की जो अशिया यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं उनमें बहुत सारी ऐसी होती हैं जो हमारे यहाँ उगाई भी जाती हैं, तो ये इंपोर्ट से कैसे जान छूटेगी, नंबर 1 सवाल ये है। और नंबर 2 ये कि ऑल्टरनेट्स अगर हमें पैदा करने हो उन चीज़ों के, तो वो कैसे पैदा किए जाएंगे ताकि हमारी मईशत का कुछ बेहतर नमूना हमारे सामने आ सके। आबिद सुलैरी साहब माहिर मईशत हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो अगर हम इम्पोर्टेड सामान की ही बात कर लें, कौन कौन सी ऐसी चीज़ है, चाय के अलावा, ऑफ कोर्स चाय का तो एक बड़ा पॉपुलर फिगर होता है वो हमने दिया, लेकिन इसके अलावा कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम बड़े पैमाने पर इम्पोर्ट करते हैं बाहर से और वो हमारे इम्पोर्ट बिल का अच्छा खासा हिस्सा बनाते हैं? जी, एडिबल ऑयल जो है वो सारा हमारा इम्पोर्ट होता है। मलेशिया और इंडोनेशिया इसके 2 मेजर सोर्स हैं। यहाँ तक कि पाम ऑयल जो है वो आता है जो कि आपके खुर्दनी तेल और घी वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरीके से जो चने की दाल है और चने, ये हमारे प्योरली इम्पोर्ट होते हैं, ये आपके ऑस्ट्रेलिया से आते हैं। अभी आपने देखा होगा कि गंदम जो है, गंदम की शिपमेंट भी पिछले चंद हफ्ते पहले जो है वो आई कराची में, तो गंदम की शॉर्टेज जो थी उसका भी खतरा चल रहा था। तो ये अब ओकेजनली गंदम, चने की दाल तो आपकी रेगुलर इंपोर्ट आइटम है, जो खुर्दनी तेल है वो रेगुलर इंपोर्ट आइटम है, चाय की पत्ती रेगुलर इंपोर्ट आइटम है। उसके अलावा फिर वो चीज़ें आती हैं जिसको कि जो FPR की क्लासिफिकेशन में लग्जरी फूड आइटम डिक्लेयर किया जाता है, जिसमें कैंड फूड्स जो कि एक्चुअली लग्जरी नहीं है, अब आपको ज़रूरत है लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में वो नहीं आपको ऑल्टरनेटिव मिलते तो आपको मंगवाना पड़ती है। लेकिन ये जो प्रोसेस फूड है, जो कैंड फूड है, जो कि आपने देखा होगा मुख्तलिफ सुपरमार्केट्स में जो पड़ी होती है, सीरियल्स हैं,
जो कि मुख्तलिफ सुपर मार्केट्स में पड़े होते हैं, तो ये भी वो चंक है जो कि आपका इम्पोर्ट होके आता है। फिर इसी तरीके से बहुत सी सॉसेज और कैचअप्स वगैरह जो हैं जो कि पाकिस्तान में वो के मिलती हैं, लेकिन वो वैरायटी अगर आपको चाहिए तो वो भी इम्पोर्ट होके आ रही होती है। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड थी उसके जरिए अफगानिस्तान के लिए आती हैं, लेकिन वो पाकिस्तान में ही दोबारा आ जाती हैं, जिसके लिए कि वो रेवेन्यू वगैरह हुकूमत का जो है उसका शॉर्टफॉल आ जाता है, जिसकी वजह से तो एक वसी रेंज है फूड आइटम्स की जो कि हम इंपोर्ट कर रहे होते हैं। सही है। और उसमें ज़ाहिर है फिर ये शैम्पूज वगैरह और ये भी ज़ाहिर चीज़ें आती हैं जी, वो चूँकि वो खुर्दनी नहीं है। उसके अलावा जो आपकी कंज्यूमर गुड्स हैं जिसमें शैम्पूज हैं, मुख्तलिफ क्रीम्स वगैरह हैं, तो वो शेविंग जेल्स हैं, शेविंग ब्लेड्स हैं, तो ये सारी भी वो चीज़ें हैं जो कि अक्सर आपकी इम्पोर्ट होकर आ रही होती हैं। तो जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं ये ज़्यादा आपकी इम्पोर्ट होकर आ रही होती हैं, और उसकी वजह सिंपल यही है कि पाकिस्तान में देखिए कोविड के बाद और जब इम्पोर्ट पर पाबंदी लगी तो जो सीरियल थे, सीरियल की वैरायटीज तो पाकिस्तान में कुछ बनना शुरू हो गई, और हमने देखा कि एक जो मशहूर ब्रांड है जो कि अब आउट ऑफ रीच होता चला जा रहा है, उसका ऑल्टरनेटिव जो पाकिस्तान में एक काफ़ी पुरानी जो सीरियल बनाने वाली कंपनी है, उन्होंने उससे मिलते जुलते ब्रांड जो है वो बनाना शुरू कर दिए। लेकिन बाकी अभी भी बहुत सी ऐसी आइटम्स हैं जिसका कि ऑल्टरनेटिव पाकिस्तान में या उसके सब्स्टिट्यूट उस तरीके से नहीं बनते। अगर बनाए जाए तो यकीनन पाकिस्तान में उनकी मांग भी है और उनकी खपत भी है। सही। अच्छा, अब हम जरा एक एक आइटम को थोड़ा सा लेके चलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने दालों की बात की, चने की दाल वगैरह, दालों की बिल्कुल। अब ये दाल है भाई, ऑस्ट्रेलिया से दाल आ रही है, मुझे तो पता ही नहीं था कि हम ऑस्ट्रेलिया की दाल खा रहे हैं। मैं तो अचानक मुझे लगा शायद ये चने और माश और ये मूंग मसूर ये सब हमारा सब कॉन्टिनेंट और पाकिस्तान के रीजन का सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो गया मुझे ये सुन के कि मैं तो ऑस्ट्रेलिया की दाल खा रहा हूँ। तो ये दाल जो बेचारी जिसको हम इज्जत भी नहीं दे रहे होते, लेकिन ये दाल हमारे यहाँ पर क्या नहीं पैदा होती, नहीं उगती या कम उगती है? हाँ, क्या सिलसिला है? मसला क्या है? हम क्यों ऑस्ट्रेलिया से दाल दरामद करते हैं? इसका सोल्यूशन क्या है? मैं देखिए, एक तो दो इसके मेन रीजन है। एक तो जो सब्सिडाइज्ड एग्रीकल्चर है उसकी वजह से किसान जो है वो साल में दो क्रॉप्स की रोटेशन पे आ गया है, गंदम के बाद चावल या गंदम के बाद कपास, और जहाँ पे शुगर केन ग्रो होता है वहाँ पे शुगर केन। तो ये जो आपकी मुख्तलिफ सेकेंडरी आइटम्स थी, ये मूंग माश जो है ये तो अभी भी पाकिस्तान में पैदा हो रही होती है, लेकिन चना एक ऐसी चीज़ है जो कि पाकिस्तान में उसकी प्रोडक्शन पूरी नहीं हो रही, उसकी जो डिमांड है। चने को आप बेसन के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ दाल ही नहीं, चना जो है ये बेसन भी इसकी एक मेजर कंजम्पशन है। रमजान का महीना आपको पता है कि ये हर अफ्तार का लाजमी जुज़्व होता है, वरना आपका रोज़ा जो है वो लगता है कि पता नहीं कबूल नहीं होगा अगर बेसन की आइटम्स नहीं होगी। तो वो और वैसे भी रेगुलर बेकरी आइटम में बेसन का इस्तेमाल। आबिद साहब, अब आप दाल तक रहे, देखें पकोड़ों तक ना आए। तो पकोड़े भी दूसरी से बन रहे हैं ना। तो ये चना जो है ये पंजाब में अगर बिल्कुल वही कह रही हूँ, बस उधर तक रहे। इसके जो ट्रेडिशनल ग्रोइंग एरिया थे वो बक्कर वाला एरिया, डिस्ट्रिक्ट बक्कर में इसका पैदावार थी। इसकी पैदावार आपको डीजी खान में, और ये वाला जो हमारा बारानी एरिया जिसको हम कहते थे उस साइड पे इसकी प्रोडक्शन है। तो अब चूंकि ये एग्रीकल्चर प्रॉफिटेबल नहीं रही, इसका इकोनॉमी ऑफ स्केल नहीं, तो वो सारा एरिया अर्बनाइज भी होता जा रहा है और वहाँ पे जो अल्टरनेटिव क्रॉप्स है उनकी ग्रोथ होती जा रही है। तो आप देखेंगे कि ये चीज़ें अब अगर आपको स्केल पे चाहिए, फॉर एग्जांपल सोयाबीन ही को लीजिए, तो पाकिस्तान में अब सोयाबीन हम ग्रो नहीं करते हैं, सोयाबीन ऑयल भी हम बाहर से मंगवाते हैं। और चाइना को अगर आप देखें तो चाइना अमेरिका से 10 बिलियन डॉलर की, सॉरी 100 बिलियन डॉलर की वो सिर्फ सोयाबीन मंगवाता है साल की। तो अगर आपको उसका 10% शेयर भी मिल जाए तो आप 10 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट कर सकते हैं सोयाबीन की। लेकिन जाहिर है कि जैसा कि मैंने कहा कि हमारा जो सब्सिडी का सिस्टम है या स्पोर्ट प्राइस का जो सिस्टम है उसमें हमारा ज़्यादा फोकस मेजर क्रॉप्स पे ही है, और वो है वीट, राइस, कॉटन और शुगर केन। बाकी सारी क्रॉप्स जो हैं उनको हम वही अहमियत देते हैं। जैसा आपने कल 2 दिन पहले देखा
कि क्रिकेट मैच जो था वो वार्म अप मैच जो है वो लाइव दिखाया जा रहा था, और एशिया गेम में स्क्वाश आप जीत रहे थे फाइनल में और उसका कहीं पे नामो निशान नहीं था। तो ये छोटी क्राफ्ट के साथ वही हाल करते हैं जो हम क्रिकेट के मुकाबले में बाकी खेलों के साथ करते हैं। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है, मतलब क्या अगर कंपैरिजन हम करें कि जी हम मिसाल के तौर पर एक साल में XYZ अमाउंट किसी प्रोडक्ट की इंपोर्ट पे खर्च कर रहे हैं, वो हम इंपोर्ट ना करें, रोकें और हम इंडस्ट्री अपनी ये जो प्रोसेसिंग प्लांट्स वगैरह ये डेवलप करें, तो क्या वो डेवलपमेंट की कॉस्ट ज़्यादा है या इंपोर्ट की कॉस्ट ज़्यादा है? और लॉन्ग टर्म में और शॉर्ट टर्म में ना एकदम से तो आप इम्पोर्ट नहीं रोक सकते। मसलन पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा टी रिसर्च स्टेशन है वो शंग्यारी में है, तो वहाँ पे आपका चाय का बड़ा पुराना रिसर्च स्टेशन है। ठीक है, अब हिंदुस्तान से चाय पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होती है, श्रीलंका से चाय पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होती है, और आपको अगर आपके नॉर्दर्न एरियाज में और ये शंग्यारी मरी में वही एनवायरनमेंट आपको मिलती है, तो क्या वजह है कि हम वहाँ पे चाय नहीं लगा पाते और हम कीनिया से मंगवाते हैं? तो अगेन चूंकि प्रोसेसिंग में तो ये जो ट्रांजिशन है, इसके लिए आपको दोनों काम पैरेलल करने पड़ेंगे, यानी आप इंपोर्ट रोक नहीं सकते। इंपोर्ट रोकेंगे तो ज़ाहिर कंज्यूमर सफर करेंगे, हमें चाय ही तो हम पी सकते हैं इस मुल्क में, तो अगर चाय भी आप बंद कर देंगे तो फिर आप बाकी क्या रह जाएगा? तो चाय कॉफी आपकी। लेकिन आप साहब एक और सवाल है, क्या चीज रोकती है हमें इस ट्रांजिशन से? हाँ। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ये ट्रांजिशन का फॉर्मूला है, ठीक है, लेकिन किस चीज ने हमें रोका हुआ है ये ट्रांजिशन करने से? मतलब मैं आपको बताता हूँ कि PRC जो पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल है, उसका जो टोटल उसको बजट मिलता है, उसमें से सिर्फ 5% यानी 100 में से 5 रुपए होते हैं जो रिसर्च के होते हैं। 95 रुपीज उसकी तनख्वाहों के और उसकी यूटिलिटी बिल्स और ब्रिक एंड मोटर एक्सपेंसेस के होते हैं, तो जो कि बहुत जरूरी है अगर आपको एक रिसर्च स्टेशन चलाना है। लेकिन उसको चलाने, वो तनख्वाहें देने के बाद अगर आप सिर्फ उन साइंटिस्ट को 5 रुपए देते हैं कि जी अब आप रिसर्च करें, तो जाहिर है वो नहीं रिसर्च कर पाएंगे। वो थोड़ा बहुत तो आपको कुछ अपनी लेबोरेटरी में तो कोई एक्सपेरिमेंट कर देंगे, लेकिन उसको कमर्शियली फिजिबल बनाने के लिए, मार्केटेबल बनाने के लिए आपको रिसर्च पे, R&D पे इन्वेस्ट करना होगा। R&D पे अगर हुकूमत खुद इन्वेस्ट नहीं कर पाती तो हुकूमत को चाहिए, फॉर एग्जांपल चाय के जो हमारे मेजर डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनको चाहिए कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में आ जाएं और वो यहाँ पे आके वो इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दे, गवर्नमेंट उनको फैसिलिटेट कर दे। या अगर हम ये खुर्दनी तेल की बात करते हैं, तो जो आपके 2-3 बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हैं, नेस्ले और यूनिलीवर वगैरह, आप उनको कह सकते हैं कि वो आए, वो आके यहाँ पे जो चाय के बड़े ब्रांड्स हैं वो R&D करना शुरू कर दें। उनको R&D सस्ता पड़ेगा, वो यकीनन यहाँ पे ब्रांड डेवलप कर देंगे आपको, लेकिन इसके लिए फोकस चाहिए कि क्या वाकईतन हमारा फोकस है। लेकिन आप साहब एक और सवाल भी है जी। हाँ, एक और सवाल भी है, उसमें यह है कि हमारी चाय की पैदावार की जो पोटेंशियल है, क्या वो इतनी है कि हमारे पूरे मुल्क में वो हो सके? क्योंकि हम अगर गंदम भी देखें तो गंदम मेरा ख्याल है हमारा फार्मर सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करने वाली अगर एक एंटिटी है या कमोडिटी है, सॉरी, तो वो गंदम है। लेकिन उसके बावजूद हम गंदम, चीनी, ये चीजें इंपोर्ट भी कर रहे होते हैं, और दोनों का मिलाप होने के बाद भी हमारी डिमांड बाज़ों का जो है वो एक्सीड कर जाती है, या हम सप्लाई प्रॉपर तरीके से नहीं कर जाते, या चूहे खा जाते हैं। तो इस किस्म की चीजें होती हैं। तो क्या हमारे यहाँ हर चीज को, मिसाल के तौर पर चाय को ही अगर हम ले लें, तो क्या इतनी पोटेंशियल है कि पाकिस्तान की चाय की डिमांड हम खुद ही पैदा करके उसको पूरा कर सकें, या तेल की? देखिए, अगर आपकी 10% डिमांड अगर आप नहीं भी मीट कर पाएंगे तो कम से कम आप उसका 30, 40, 50% तो ले सकेंगे। और अगर ये चल निकलता है तो फिर ये ऑटोमेटिकली कमर्शियल लेवल पे फार्मर इसको अडॉप्ट कर लेंगे। इसी तरीके से जो हमारा ऑलिव ऑयल है या हमारे जो ऑयल सीड क्रॉप्स हैं, अगर उनके एक्सट्रैक्शन प्लांट लगते हैं और वो एक अच्छा रेट ऑफर कर रहे हैं फार्मर को, तो फार्मर जाहिर है कि उसकी तरफ उसका रुझान शुरू हो जाएगा। जो गंदम और चीनी का आपने बताया, तो ये तो प्योरली मार्केट डिस्टॉर्शन है। ये 2 फसलें हैं जिसपे हम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस हमने रखी है, और यही 2 फसलें जो मार्केट से गायब होती हैं। आटे की शॉर्टेज आती है या चीनी की आती है। कभी आपने सुना कि चावल की शॉर्टेज आ गई, या कभी आपने सुना कि किसी और फसल की शॉर्टेज आ गई, जो कि मार्केट के मुताबिक उनका रेट में उतार चढ़ाव आता है। तो गंदम में चूंकि जो सूबाई महकमा खुराक और पास्को जो है फेडरल लेवल पे वो किसान से पहले खरीदते हैं, फिर वो फ्लोर मिल्स को सब्सिडी दे के उसको वापस सेल करते हैं, फिर फ्लोर मिल की मर्जी होती है कि वो उसका आटा बनाए या उसको अफगानिस्तान स्मगल कर दे। तो ये सारे उसमें जो फैक्टर्स हैं वो आटे के रेट को मुतासर करते हैं, और इसीलिए इसकी शॉर्टेज भी होती है, जिसको पूरा करने के लिए
और ब्लैकमेलिंग से बचने के लिए फिर गंदम इंपोर्ट करना पड़ती है। तो ये जो आपके इस वक्त मेजर इश्यूज है, तो इसको आप क्रॉप वाइज इसको हल नहीं कर सकते। असल जो हुआ है वो ये हुआ कि एग्रीकल्चर चूंकि अब आपकी प्रोविंशियल वो बन गया, सब्जेक्ट बन गया, तो ज़राअत जो है वो तो सूबों के पास है, फूड सिक्योरिटी मिनिस्ट्री जो है वो वफाक के पास है, और हर सूबा जो है वो अपनी अपनी प्रोविंशियल एग्रीकल्चर पॉलिसी बनाने में आज़ाद है। तो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में या किसी भी एक फोरम पे यहाँ पे के सूबों को और वफाक को आप एक पेज पे नहीं लेके आते और इनके रिसर्च प्रोग्राम्स को एक पेज पे नहीं लेके आते, तब तक वो फ्रेगमेंटेशन में तो शायद बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन उसका क्यूमुलेटिव रिजल्ट आपको उस तरीके से नहीं मिल रहा। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जी, आबिद सुलहरी साहब मौजूद थे। बात समझ में आ गई भाई, विल नहीं है वरना होने को कुछ भी हो सकता है। और वही बात आबिद साहब की कि थोड़ा सा भी अगर हम प्रोड्यूस कर लें और थोड़ा भी बिल में कमी आ जाए तो इसमें कोई मजायका नहीं है, लेकिन बस करने वाले जो हैं वो नहीं कर रहे। अब उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं, हमें जाना है ब्रेक पे, ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मिलेंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। वर्ल्ड कप का सीज़न चल रहा है, क्रिकेट फीवर चल रहा है, सब लोग मैचेस देख रहे हैं ज़बरदस्त तरीके से। और इस सीज़न में हमने सोचा जब फिल्मों की बात की जाए तो वो हो स्पोर्ट्स फिल्म्स। स्पोर्ट्स मूवीज़ बहुत सारी ऐसी होती हैं जो हमने देखी हैं, आपने देखी हैं, और हर मुल्क में बनती हैं, हर जगह के स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ को उसमें ग्लोरीफाई किया जाता है। अब ये जो स्पोर्ट्स मूवीज़ हैं वो कौन सी ऐसी हैं जो कि हर इंसान को देखनी ही चाहिए? द ऑल टाइम मस्ट वॉच स्पोर्ट्स मूवीज, इन पर आज हम बात करेंगे विद नन अदर देन अरुण शोएब साहब, द फिल्म क्रिटिक एंड फिल्म एनालिस्ट। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जी? आप भी देख रहे हैं मैचेस हैं? बिल्कुल, मैचेस देखने हैं और सबने मिलके देखने हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स जो एक ऐसी चीज़ है ना कि वो इट्स अ वेरी सिम्बियोटिक प्रोसेस, कि वो जो एक्साइटमेंट है वो फील्ड से जो है वो व्यूअर को मिलती है, और व्यूअर की जो एक्साइटमेंट होती है ऑफ कोर्स वो फील्ड में जाती है। और जिस तरह आप बात कर रहे हैं स्पोर्ट्स फिल्म्स की, तो वो फिर जो पूरी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है उसको ट्रांसलेट करना इनटू अ स्क्रीन थ्रू अ कैमरा, दैट इन इटसेल्फ इज़ एन आर्ट, जो कि बड़े अरसे से, मतलब जब से मेरे ख्याल में फिल्में बनना शुरू हुई हैं तब से इंसान कोशिश कर रहा है। और वो आपको पता है कि हम तो जब छोटे थे तो वो उस वक्त हम ये मार्शल आर्ट्स वाली और कराटे किड्स एंड वो फिल्में देखा करते थे, फ्रॉम फोर्ड टू फरारी जो अभी बनी है, जैकी चैन जो है। बिल्कुल। अच्छा, मुझे जो मेरी शुरू की याद है, जेट ली, बिल्कुल, जो मुझे याद है वो रॉकी सीरीज, वो बिल्कुल जनाब सिल्वर स्टैलोन की जो फिल्म थी वो, और फिर पूरी सीरीज 8-9 फिल्में मेरे ख्याल में थी। वो जो मोहम्मद अली किले का जो एक मैजिक था ना, वो बॉक्सर जब आता है और वो किस तरह राइज करता है और वो एक ऑड्स के अगेंस्ट जाकर, वो बहुत खूबसूरत एक साइकोलॉजी थी जो कि व्यूअर को भी जो है ना उसी तरह एक्साइट करती थी। तो ये कहानियां हैं स्पोर्ट्स फील्ड की। जो कहाँ से शुरू कर रहे हैं? हॉलीवुड, बॉलीवुड, सब जरा हॉलीवुड से शुरू करते हैं क्योंकि सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, ऑफ कोर्स, बिल्कुल वहीं से सब इंस्पिरेशन लेते हैं। तो ये एक फिल्म है जनाब जिसको मैं रेकमेंड करना चाहूँगा, जिसका नाम है A League of Their Own। A League of Their Own, बिल्कुल। ये 1992 की फिल्म है और थोड़ी पुरानी फिल्म है। टॉम हैंक्स है इसमें, जीना डेविस है और मैडोना है। और ये एक बड़ी खूबसूरत फिल्म है इस तरह कि ये उन चंद फिल्मों में से है जो कि फिक्शन बेस्ड हैं, जिसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। इट्स नॉट अ बायोपिक, इट्स नॉट अबाउट अ पर्टिकुलर स्पोर्ट्स इंसिडेंट्स। ये है जनाब बेसबॉल की कहानी। आपको पता है अमेरिकन कल्चर में बेसबॉल कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये बेसबॉल की कहानी और ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद की कहानी है, जब वर्ल्ड वॉर 2 हो रही थी और सारे जो मर्द थे वो गए हुए थे वॉर के लिए। तो ये ख़वातीन की एक टीम बनाई जाती है जिसके कोच होते हैं टॉम हैंक्स, और वो ख़वातीन को इकट्ठा करते हैं और वो बेसबॉल की एक लीग, क्योंकि वो अपना ये कल्चर एक नॉर्मल सी लाइफ की वो बरकरार रखना चाहते हैं, तो वो ख़वातीन को लाते हैं। और ये घरों में होती हैं ख़वातीन जिनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही होती, लेकिन वो स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड होती हैं, देख रही होती हैं अपने हस्बैंड्स को खेलते हुए, अपने भाइयों को खेलते हुए। वो फिर सब मिलके जब वो आती हैं और एक टीम बनाती हैं, और फिर किस तरह पूरी कम्युनिटी जो है वो आके उसको ज्वाइन करती है, उसको देखती है, सेलिब्रेट करती है। बड़ी खूबसूरत। और उसके अंदर छोटे छोटे नुएंसेस हैं। उसके अंदर जेंडर के बहुत सारे इश्यूज़ को हाईलाइट किया गया है। उसके अंदर रेस के बहुत सारे इश्यूज़ को हाईलाइट किया गया है, क्योंकि ब्लैक प्लेयर्स जो हैं उनको भी लाया जाता है टीम में, फिर टीम से रेजिस्टेंस आती है, फिर किस तरह इंटीग्रेट करते हैं। बड़ी खूबसूरत कहानी है, लेकिन ये आपको बताती है कि टीम बिल्डिंग किस तरह होती है,
टीम साइकोलॉजी क्या होती है और ये किस तरह इंसानी माशरों के ऊपर एक अच्छा असर डाल सकती हैं स्पोर्ट्स। तो ये टॉम हैंक्स है, तो फिर टॉम हैंक्स ने अपनी बेस्ट 3 फिल्म्स में इस फिल्म को काउंट किया अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू में। सो आई वाज रियली अमेज्ड और फिर मैंने कहा वाकई ये फिल्म जो थी ना, कास्टअवे तो ऑफ कोर्स थी, लेकिन ये फिल्म जो है ना, लीग ऑफ देयर ओन, ये भी उसमें शामिल की। तीसरी का नाम मुझे भी याद नहीं है, वो मेरे ज़हन से निकल गया। ताज़ा इंडिया में छापी थी, नहीं फॉरेस्ट गम्प नहीं थी, वो डेफिनेटली नहीं थी। मुझे वो उसकी कमाल तरीन मूवी लगती है। अच्छा, आपको फॉरेस्ट गम्प पसंद है? मुझे कास्टअवे पसंद है। बहुत खूबसूरत फॉरेस्ट गम्प जो है ना, वो बड़ा एक यूनिक आइडिया था कास्टअवे का, बहुत अलग मूवी है। तो कमिंग बैक टू दिस द लीग ऑफ देयर ओन, वो जरूर देखें। टॉम हैंक्स की एक ब्यूटीफुल फिल्म है और मैडोना का उसमें बड़ा अच्छा किरदार है, जीना डेविस का बड़ा अच्छा किरदार है और इट टुक सम टाइम टू मेक, सो बड़ी अच्छी खूबसूरत फिल्म बनी हुई है। अच्छा, दूसरी फिल्म जो हॉलीवुड से मैं आपको रेकमेंड करूंगा वो है बेंडेड लाइक बेकहम। बेंडेड लाइक बेकहम वो हॉलीवुड तो नहीं है, वो यूके सेंट्रिक फिल्म है, यूके में सेट हुई है, लेकिन गुरिंदर चड्ढा की फिल्म। और फिर जो मेरा एक बड़ा रीज़न है वो रेकमेंड करने का, वो ये कि कियारा नाइटली है उसमें, जो कि बहुत ही हसीन लग रही है स्क्रीन के ऊपर, और वो एक एज अ फुटबॉल प्लेयर जो है वो बहुत खूबसूरत, बिल्कुल बिल्कुल। और अगेन वो बात के सोसाइटीज़ में किस तरह जो है वो बैरियर्स होते हैं जिनको ब्रेक करके एक स्पोर्ट्समैन या स्पोर्ट्स वूमन जो है वो फिर आगे आती है, और वो तो बड़ी खूबसूरत बेंडेड लाइक बेकहम भी एक फिल्म है जिसको ज़रूर देखें। अच्छा, एक और फिल्म जो मैं बिफोर वी मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन वो मैं रिकमेंड करना चाहूँगा, वो है मिरेकल। अच्छा, मिरेकल जो है वो भी 90s की फिल्म है और इट इज़ अबाउट आइस हॉकी। और ये एक्चुअली एक ओरिजिनल इंसिडेंट्स के ऊपर बेस्ड है, जहाँ पे 1996 का आई थिंक ओलंपिक्स था, जहाँ पे विंटर ओलंपिक्स में अमेरिका और रशिया आमने सामने आए थे फाइनल में। और ये कोल्ड वॉर के पीक के दिन थे, जबकि कोल्ड वॉर जो थी ना अपने पीक पे थी। तो वो जो एक मैच हुआ था उसको फिर हॉलीवुड ने पिक किया और फिर उन्होंने उसके अराउंड एक फिल्म बनाई। कर्ट रसल थे जो कि उसमें कोच का किरदार अदा कर रहे थे। अच्छा, वो बड़े हॉलीवुड वाले तेज़ है ना, वो सिर्फ ये प्लेयर्स नहीं, वो फिर पूरी कहानी को पीछे बैक स्टोरी जो है वो भी बताते हैं कि उसमें कोच का क्या किरदार था। तो कर्ट रसल ने वो कोच का किरदार अदा किया था। इट्स अ वेरी वेरी जिसको कहते हैं ना एड्रेनलिन रश जो आपको आता है, चाहे आपको हम क्योंकि उस तरह आइस हॉकी की गेम नहीं समझते हैं, लेकिन वो फिर भी आप इन्वॉल्व हो जाते हैं, आपको समझ आ जाती है कि गेम क्या है, इमोशंस क्या हैं, और उसकी जो इलेशन है ना, तो वो हॉलीवुड से बेहतर कौन करता है, वो आपको पता ही है कि वो अपना वो ऐसे ही तो नहीं कहता ना मैं उन्हें वो अपना चूरन जो है ना वो बड़ा अच्छा बेचते हैं। बिल्कुल सही है, उसको फॉरेन पॉलिसी भी आई जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने अमेरिका को ग्लोरीफाई किया है उसमें, और वो आपको समझ आती है पॉलिटिक्स पूरी। या आप कोल्ड वॉर का ज़माना याद करें और यूएसएसआर के सामने अमेरिका की टीम जब जीतती है तो वो क्या पूरी दुनिया के ऊपर इम्पैक्ट आता है उसका, तो वो उन्होंने बड़ा खूबसूरती से इस फिल्म में कैप्चर किया। तो ये तो जी 3 रिकमेंडेशन, बल्कि 4 रिकमेंडेशन ना, रॉकी को भी शामिल करें। बिल्कुल बिल्कुल, उसको भी शामिल करें आप। सही। अच्छा जी, करेंगे हम हमारा जो हॉलीवुड के बाद बॉलीवुड पर आ गए, बॉलीवुड पे आ जाए। हमारा वो कजन जिसको हम नहीं पसंद और जो हमें नहीं पसंद, जो कोल्ड वॉर हमारी। लेकिन नहीं जी, ऐसे भी नहीं है। अभी देखिए हमारा कितना अच्छा रिसेप्शन हुआ है, अब बाबर आजम हैज अराइव्ड, भाई नारे शारे लगे हैं, और माशाल्लाह इतनी स्मार्ट लग रही थी टीम। मुझे इतनी खुशी हो रही थी ना, द मेन एंड द बॉयज इन ग्रीन, नॉट इवन द मैन, बस टच वुड, अल्लाह बेहतर करेगा। तो फिर जब क्रिकेट की बात हो रही है तो पहली फिल्म जो है वो ऑफ कोर्स लगान है। आई थिंक उससे बेहतर, लगान से बेहतर तो स्पोर्ट्स मूवी नहीं अभी तक नहीं बनी, और बहुत ही खूबसूरत फिल्म है। आई थिंक वो आमिर खान का एक मास्टरपीस है। उन्होंने जिस तरह उसको कहानी को बताया है, कैप्चर किया है और इन्वॉल्व करते हैं इमोशंस को, वो बहुत खूबसूरत। और उसमें भी फिर वो राज और पॉलिटिक्स, बिल्कुल पॉलिटिक्स भी है। देखिए स्पोर्ट्स की जाहिर है एक तो फील्ड की कहानी है, लेकिन फिर उसका जो कॉन्टेक्स्ट है पूरा बिल्ड करना, वो बिल्ड करना वो बड़ा खूबसूरती से लगान में हुआ है। राज की कहानी है, और फिर वो जो पुअर पेजेंट्स हैं वो किस तरह वो लगान देने के लिए किस तरह स्ट्रगल करेंगे, इसलिए वो एक मैच पे आ जाती है बात। और फिर वो मैच तो हम सबको याद है। लगान में बेसिकली मैं अपना थोड़ा सा कोई बात है ना, अपना एनालिसिस आपके सामने क्या मैं पेश करूं, लेकिन जो मुझे 3 चीजें नजर आती हैं लगान में कि किस तरीके से लगान एक डिफरेंट मूवी थी। बिल्कुल। एक तो स्पोर्ट्स मूवी वैसे ही मुश्किल जॉनरा, ठीक है, चलती नहीं है इंडिया में, ये भी बात हम सबको पता था कि भाई नहीं चलती थी। लगान स्पोर्ट्स मूवी। नंबर 2 वो पीरियड मूवी, बिल्कुल, वो भी एक मुश्किल तरीन काम कि आप वो लेके जा रहे हैं उस वक्त। फिर तीसरा वो
वो जो एक्सेंट वाले हीरो कहाँ होते थे? ये जो आमिर खान ने वो जो पूरा बिल्कुल एक देहाती का किरदार है जो एक सिंपल सा बन रहा है, वो भी और फिर वो आमिर खान जैसे हीरो के लिए जिसका एक बड़ा अर्बन फील है, लुक्स भी उसकी इस तरह है कि वो देहाती गांव का नहीं लगता, लेकिन उसने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया, बनाया। और फिर आमिर खान का तो खैर मैजिक ही ये होता है कि वो हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन चीजें होने के बाद फिर उसने जो है वो वो जो क्या नाम है उसका, जो इसका राइटर था जी अपना आशुतोष द्वारिकर, वो कब तक वो बेचारा फिरता रहा कि यार ये स्क्रिप्ट मेरा जो है ना वो। देखिए हर कोई डरता है स्पोर्ट्स बेस्ड फिल्म बनाने से, ये इट्स अ वेरी बिग अंडरटेकिंग, इट्स नॉट एन इजी वेंचर टू पुल ऑफ, और ज़ाहिर पैसा लगता है उसके अंदर, और उसको शूट करना, उसकी अपनी एक पूरी डायनामिक्स होती हैं कि अगर आप क्रिकेट के ऊपर फॉर एग्जांपल बना रहे हैं, अब वो लाइव गेम में तो जो हो रहा है वो अब आजकल तो 20 कैमरे या 60 कैमरे लग जाते हैं और वो सब हर एंगल से कैप्चर करते हैं, लेकिन उसको कैप्चर करना उसकी एक टेक्निक है, उसको पूरा बनाना और इमोशन बिल्ड करना। अगली फिल्म कौन सी? अच्छा, अगली फिल्म जो है वो एक ऐसी फिल्म है जो शायद बहुत लोगों ने ना देखी हो। अच्छा। मैं पहले ही बता दूं, लेकिन वो देखें, और वो है तापसी पन्नू और दिलजीत दोसांझ की फिल्म सूरमा। ओके। हाँ जी, हॉकी के ऊपर बेस्ड फिल्म है, और दिलजीत दोसांझ जो है वो एक पंजाबी सिख कैरेक्टर है। अब दिलजीत को हम सब जानते हैं, इज़ अ वेरी फाइन एक्टर, वेरी गुड एंटरटेनर। उन्होंने फिर वो दिखाया कि किस तरह वो एक एक्सीडेंट होता है जिसमें वो प्लेयर जो है, जो कि जिसके बड़े बड़े ख्वाब हैं, इंटरनेशनल लेवल पे खेलना चाहता है, वो जो है वो बीमार हो जाता है, वो उसको चोट लगती है, उसको डॉक्टर्स कहते हैं आप तो अभी नहीं खेल सकते, लेकिन वो फिर उसकी जो लव इंटरेस्ट होती है तापसी पन्नू, वो उसको तैयार करता है हॉकी खेलने के लिए वुमेन्स टीम में। तापसी की ये वाली अभी जो शाबाश मिठू थी, ये भी बड़ी अच्छी थी, ये भी बहुत अच्छी थी। तापसी की फिल्म जो है वैसे वो अच्छी होती है, उसने फिर वो या तो उसके पास बड़ी अच्छी स्क्रिप्ट आती है, या वो बड़े पिकी है और बड़े ख्याल से सिलेक्ट है। सूरमा इज आल्सो मस्ट वॉच। सूरमा इज अ मस्ट वॉच, बहुत खूबसूरत फिल्म है, और इत्तेफाक से मैंने देखी और फिर मैंने कहा यार ये क्यों लोगों ने नहीं देखी, ये तो देखने वाली फिल्म है, तो वो मजा आएगा आपको, पंजाब का फ्लेवर भी नजर आएगा। लेकिन अच्छा, क्योंकि हम क्रिकेट को तो बहुत ज्यादा समझते जानते हैं, हॉकी थोड़ा सा जो है ना वो रडार से आउट हुआ हुआ है, तो वो एक बड़ी खूबसूरत फिल्म है जो आपको वो जो हॉकी का पूरा नॉस्टैल्जिया है ना, हम भी बड़े हॉकी के चैंपियंस रहे हैं पूरी दुनिया में, पाकिस्तान की हॉकी टीम जो थी वो फ्लाई करती थी, तो वो जो है वो दोबारा रोमांस आपको हॉकी फील्ड का वो इसमें फील होगा, और वो सूरमा में आप देखें तो मज़ा आएगा। अच्छा, तीसरी फिल्म जो मैं आपको रेकमेंड करूँगा वो है MS धोनी। हाँ, ठीक है, वो भी क्योंकि देखिए बायोपिक भी एक बिल्कुल अलग जॉनरा है, स्पोर्ट्स मूवीज के अंदर विद इन दैट बायोपिक्स बनाना जो है वो एक मुश्किल काम भी है, लेकिन वो एक उसके अलावा आप देखिए अजहर बनी थी, विच डिडंट डू वेरी वेल। अभी ये 83 जो बनी थी वो भी ल्यूक वॉर्म सा उसका रिसेप्शन रहा। खैर उसके वजूहात ये भी थी कि कोरोना के फौरन बाद वो फिल्म आई थी तो वो इतनी रजिस्टर ही नहीं हुई। रणवीर हाँ, वो सबको उसमें ग्लैमर था, दीपिका थी, रणवीर था, लेकिन जो धोनी है ना, MS धोनी, वो बहुत खूबसूरत फिल्म बनी हुई है, वो ज़रूर देखनी चाहिए। वैसे भी धोनी वाज अ ग्रेट स्पोर्ट्समैन, नो डाउट अबाउट इट, तो वो जो है उनकी जो बायोपिक है वो बहुत अच्छी बनी हुई है, और सुशांत ने रोल भी बहुत अच्छा किया, सो वो बहुत खूबसूरत फिल्म है, उसको भी ज़रूर। ये 3 हो गई जी। अब पाकिस्तानी फिल्मों की बात करते हैं। शाहिद अफरीदी से शुरू करना है। मैं हूँ शाहिद अफरीदी से शुरू कर लें जी। मुझे तो फिल्म अच्छी लगी थी, मुझे याद है कि ये वो फिल्म थी जब शुरू में सिनेमा दोबारा से उठना शुरू हुआ था, और मैं आई थिंक हम थे, हमारे साथ कुछ टीनेजर बच्चे भी थे जो हम अपनी फैमिली पूरी गई थी ये फिल्म देखने, और आई वाज सो हैप्पी that you know towards the end when they win and you know शाहिद अफरीदी का वो एक आता है अपीयरेंस आती है, स्पेशल अपीयरेंस, तो मेरे जो 7 टीनेजर बॉयज थे ना, दे स्टूड अप एंड दे वर क्लैपिंग, सो आई फेल्ट सो गुड। मैंने कहा फाइनली यार पाकिस्तान की प्रोडक्ट, क्योंकि चक दे इंडिया देख के तालियां बजाना हमें सूट नहीं करता ना, तो जब मैं हूँ शाहिद अफरीदी देख के तालियां बजाते हैं ना आखिर में, तो फिर कहते हैं हाँ यार फिर अपना है ना, फिर वो मजा आता है, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगी थी। आई really enjoyed the film. It was a commercial मसाला फिल्म, उसमें सब ड्रामे थे, लेकिन मज़ा आया था। अच्छा, दूसरी फिल्म जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई और लोगों ने इतनी शायद पाकिस्तान में नहीं देखी, वो थी शाह, हुसैन शाह बॉक्सर जो थे, बिल्कुल उनके ऊपर जो फिल्म बनी थी,
हमारे ब्रॉन्ज मेडलिस्ट ओलंपिक्स के, और कहाँ वो भी अगेन कुरंगी से निकल के और फिर जाना, लियारी से निकल के और फिर वहाँ तक जाना और फिर वो अपने बलबाग। तो अदनान सरवर ने बहुत खूबसूरत फिल्म बनाई, एंड ही हिमसेल्फ प्लेड द रोल एंड प्लेड इट सो वेल। तो शाह भी एक फिल्म है जो कि बिल्कुल ढूंढें, उसको देखें। सो पाकिस्तान में भी 2-3 फिल्में 4 फिल्में हम गिन सकते हैं जो कि बनी हैं। दादल में भी एक कैरेक्टर इसी तरह था कि लियारी से वो सोनिया हुसैन जो थी वो बॉक्सर लड़की का उन्होंने रोल किया, वो उसमें थोड़ा सा एंगल था इसका कि वो स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होती हैं। फिर अभी रावलपिंडी एक्सप्रेस अल्लाह करे बन जाए, गौहर को उन्होंने अब एंगेज किया है, गौहर ऑन बोर्ड है, तो वो बन रही है। सो आई होप कि वो बन जाए। एक फिल्म हमारी जो है वो चली गई, वो हमने देखी नहीं, वो कहाँ गई, चलिए उसको छोड़ दें। लेकिन और फिल्म हो रही है, उस पे अलग फिल्में हो रही हैं, छोड़ दें। अच्छा, लेकिन वो आई थिंक शाह वाज अ ग्रेट फिल्म, सो जिन्होंने नहीं देखी वो देखें। लेकिन पाकिस्तान में और फिल्में बननी चाहिए। आई थिंक हमारे पास मतलब इतनी कहानियां हैं, फ्रॉम 92 वर्ल्ड कप टू 86 का छिक्का आप याद करें, आप स्कॉश का हमारा हिस्ट्री देखें, आप हमारी हॉकी की हिस्ट्री देखें, आप हमारी विमेन स्पोर्ट्स विमेन को देखें, क्या क्या कहानियां। अभी वो जब अपने बच्चे को लेकर आई थी फील्ड में, और वो कितनी खूबसूरत ह्यूमन स्टोरी थी, उसी को आप बढ़ाएं और कहानी बनती है। और आप चूंकि हमारे पास आखिरी मिनट है, हम आपके सामने नाम लेंगे कुछ, अच्छा कुछ स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज के, ये बताएं उनकी अगर फिल्म बने तो कौन उनका किरदार अदा करेगा। आप लोगों ने, आपने भी हेल्प करनी है, ठीक है, ये नाम बोलेंगे हम दोनों। चले नंबर 1 जी, शाहिद आफरीदी पे फिल्म बने तो कौन खेलेगा, शाहिद आफरीदी का किरदार कौन करेगा? मेरे ख्याल में मिकाल जुल्फिकार। थोड़ी सी मुझे लगता है कि हाँ लुक थोड़ी रिजेम्बलेंस भी है, गोरा चिट्टा लड़का है और हाइट वाइट सब मैच होती है। नसीम शाह, नसीम शाह, ये ज़हन में रखिए, नसीम के पीछे आजकल बड़ी खवातीन बहुत जनाब, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, जल्दी से फिट हो जाए और आए। लेकिन नसीम शाह के लिए आई थिंक शहरोज सब्जवारी, हाँ मुझे लगता है शहरोज जो है ना वो अब प्ले कर सकता है वो रोल। थोड़ा सा सीरियस भी हो गया एक्टिंग के हवाले से, और लुक्स वुक्स कुछ मुझे फिट होती हुई नजर आती है। अच्छा, जहांगीर खान पर अगर फिल्म बने तो कौन कर सकता है? जहांगीर खान पे फिल्म बने, जहांगीर खान इज अ लेजेंड, यू नो, ही इज लार्जर देन लाइफ। तो फिर कोई लार्जर देन लाइफ किस्म का ही एक्टर होना चाहिए। आई थिंक मेरे ख्याल में हुमायूं सईद साहब को ये करना चाहिए, और ट्रांसफॉर्म करें अपने आप को, यंग जहांगीर भी दिखाएं और फिर हमें आज का जहांगीर भी दिखाएं, और ये वो कर सकते हैं बिल्कुल। ही इज बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन करें। जावेद मियां पे बने तो फिर जावेद मियादाद पे आपको शिफा आप भी बताएं, कोई आइडिया देना। सोच रही हूँ जावेद साहब का, मैं जावेद कराची में चले जाए, कराची से कोई एक्टर नहीं ना, मुझे लगता है फहद मुस्तफा में भी मुझे रख के वही अगेन काठी वही है, तो वो उसके अंदर फिट होता है, और वो आई थिंक जावेद मियादाद को कर सकता है। चलो भाई, हमने 4 फिल्में बनाने का आइडिया दे दिया है, एक्टर्स दे दिया है, अब इसके ऊपर जो है वो काम होना चाहिए। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया वक्त दिया, जबरदस्त। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात करेंगे, उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान सुबह सवेरे पाकिस्तान।